Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, episode 7. सिया जी के ये सब बताते बताते आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्रेया और आदित्य अपनी मॉम की आंखें पोंछ देते हैं। मोहाल बेहोद ही सेटी हो गया था। श्रेया और आदित्य सारी सच्चाई जान चुके थे। श्रेया अपने मन में ठान लेती है, जिसका भी उस हॉस्पिटल के ब्लास्ट में हाथ था उसको वो जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, जिस वजह से उसका परिवार ने इतनी तारीफें सही एक दूसरे अलग रहे। आदित्य अपनी मॉम को नॉर्मल करके अपनी बहन और मॉम के साथ अपने डैड के कमरे में चला गया। श्रेया जब उस रूम में जाती है तो उसकी नज़र बेड पर सोए हुए इंसान की तरफ जाती है, जो कि इस वक्त कोमा में था। उनके चेहरे पर कोई भी नूर नहीं था। वो अपनी एज से ज़्यादा के लग रहे थे। वो और कोई नहीं उसके डैड थे, जिनको देख के उसको अपने पिछले जन्म के डैड आलोक कपूर की याद आती है, जिनका कुछ महीनों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। श्रेया अपने कदम अपने डैड की तरफ बढ़ती है। वो उनके पास जाके उनके हाथ पर अपना हाथ रखती है। दिया जी और आदित्य को लगता है वो अपने डैड को इतने सालों बाद देख रही है, तो वो उनको छू कर कन्फर्म कर रही हो कि ये उसके डैड हैं। पर असल में श्रेया अपने डैड के हाथ पर हाथ रख कर अपनी पावर उनके अंदर डाल रही थी, जिससे उन्हें जल्दी होश आ जाए और जो इतने दिन से कोमा में रहने से उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रहे थे उनको भी वो रिकवर कर रही थी। थोड़ी देर में जब उसे लगा कि अब कल सुबह तक उसके डैड ठीक हो जाएंगे, उनको होश आ जाएगा, तो वो अपना हाथ हटा लेती है। थोड़ी देर उस कमरे में रहने के बाद सिया जी, आदित्य और श्रेया अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते। उसके बाद वो रात को डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। श्रेया जब अपने रूम में आके बेड पर लेट जाती है तो आज उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसको शिव की याद आ रही थी। इतने दिन हिमालय में अपनी शक्ति हासिल करने वक्त उसको ज़्यादा शिव की याद नहीं आई, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था और शिव भी अपने काम में व्यस्त था। पर अब श्रेया को उसकी बेहद याद आ रही थी। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तभी बाहर किसी के घर से गाने की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, पल पल, हाँ पल पल तेरी याद सताए ओ पिया। तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, धड़ के हाय मेरा जिया, दिल ये बोले पिया पिया। धड़ के हाय मेरा जिया, दिल ये बोले पिया पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया। श्रेया अपने फ़ोन में शिव की फ़ोटो देखती है। उसको अपने सीने से लगाकर अपनी आंख बंद करके गाना सुनने लगती है, जो कि उसकी कंडीशन से मैच हो रहा है। पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, सामने तू जो आए तो मैं बोल ना पाऊँ कुछ भी पिया। जैसी मेरी हालत है क्या तेरी भी है, बोल पिया, सामने तू जो आए तो मैं बोल ना पाऊँ कुछ भी पिया। जैसी मेरी हालत है क्या तेरी भी है, बोल पिया। कैसा हाय कैसा रोग लगाया है, कैसा हाय कैसा रोग लगया, तूने क्या किया। तुझ बीन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, तुझ बीन जीने की सोचूं तो धड़ के हाय मेरा जिया, पल पल तेरी याद सताए ओ पिया। श्रेया को गाना सुनते सुनते नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। इधर अमेरिका में शिव अपने प्राइवेट विला में बैठकर केके पर नजर रखा हुआ था। तभी उसको अचानक बेचैनी होने लगती है। उसको हिचकी आने लगती है, जैसे उसको कोई बड़ी ही शिद्दत से याद कर रहा हो। पहले तो शिव को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने दिल पर हाथ रख के आंखें बंद करता है तो उसके चेहरे के सामने श्रेया का मासूम मुस्कुराता चेहरा आता है, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। उसको पता चलता है उसकी जान उसको याद कर रही है। वो वैसे ही अपने दिल पर हाथ रखकर श्रेया का नाम लेता है, जिससे उसकी हिचकी रुक जाती है। शिव अपने मोबाइल में श्रेया को फोटो निकालकर उसको देखने लगाता है। कुछ देर फोटो को देख के कहता है, सॉरी जान, बस कुछ दिन और फिर मैं आपके सामने होगा, आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, लव यू कहकर वो श्रेय के फोटो पर किस करके फ़ोन बंद करके अपनी पॉकेट में रख देता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए मगर करीब हैं हर पल के लिए। कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए। फिर खुद में ही मुस्कराते हुए कहता है, जान अपने तो अपने प्यार में हमको शायर बना दिया। शिव फिर से अपना काम करने लग गया है। उसकी नज़र जब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर गई तो उसको केके की लोकेशन चेंज होती नजर आती है। शिव ने केके लेफ्ट पैर में जो गोली मारी थी वो उसको इतनी गहरी नहीं लगी थी। केके के पैर से वो गोली जल्दी ही निकली गई।
उसी के साथ केके ने अपने पास ही मौजूद बोतल में से कुछ दवाई निकलकर अपने पैर और हाथ पर लगाई, जा पर गोली उसको छू कर चली गई थी। उस दवाई के कारण उसके अंदर के घाव जल्दी ही बाहर गए थे, उसको बस बाहर से ही जख्म नजर आ रहे थे। केके एकदम ठीक हो गया था, पर अब वो एक घायल शेर था। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसके पास खबर पहुंच चुकी थी कि एंटीडोट बनके अब पूरी तरह से रेडी है। साथ में उसको अपने बॉस का भी ऑर्डर आ चुका था कि अब मिशन एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इसलिए वो अपने कुछ वफादार आदमियों के साथ इस वक्त उसके सीक्रेट बेस पर बने लैब की तरफ जा रहा था, जहां पर प्रोफेसर जोसेफ और उसकी टीम इस वक्त थी। उन लोगों ने वायरस और एंटीडोट को अलग पैक कर दिया था। वो सबके के आने का वेट कर रहे थे और उसके अगले ऑर्डर का। के भी वहां पर कुछ ही मिनट में पहुंच गया। वहां पर उन लोगों ने कुछ डिस्कस किया और फिर वहां से वायरस 5 अलग अलग ग्रुप को सौंप दिया गया और उनको इसको कहा किसके पास पहुंचाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। उसी के साथ उनका मिशन स्टार्ट हुआ। वो 5 ही ग्रुप के मेंबर अपने अपने टास्क पूरा करने के लिए वहां से निकल गए थे। वो अलग रूट से 8 दिन के बाद इंडिया पहुंचने वाले थे। ठीक उसी तरह एंटीडोट भी इंडिया जाने के लिए रवाना हो गया। एंटीडोट समुंदर की मार्ग से इंडिया में के की फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाने वाला था। इसको इंडिया पहुंचने में टाइम लगने वाला था। तब तक वायरस अपना कमाल दिखा चुका होगा। के भी उस लैब में अपना काम पूरा होने के बाद वहां से निकल चुका था। प्रोफेसर जोसेफ और उनकी टीम वहीं पर थी। इधर के उस लैब से निकलने के बाद इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट चला गया था। शिव को जब के किसी सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं ये पता चल तो वो अपनी पूरी टीम के साथ वह पर आ गया, पर उसके पहुंचने से पहले ही के वहां से जा चुका था। पर उसने वह पर प्रोफेसर जोसेफ और उसकी टीम को हिरासत में ले लिया। उसने उनसे करीब आधा घंटा पूछताछ की। उसमें उसे के सारे मिशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहले तो वो घबरा गया था जब उसको पता चला वायरस इंडिया के लिए रवाना हो चुका था, पर जब उसको इस मिशन का स्टार्ट होने का यानी कि वायरस को एक्टिवेट करने के दिन के बारे में पता चला तो उसने राहत की सांस ली। उसके पास अभी भी 8 दिन थे। वो उसमें के को पकड़ सकता है, क्योंकि वायरस को सिर्फ के ही एक्टिवेट कर सकते। तो वायरस को ढूंढने से पहले उनको के को पकड़ना होगा। उसको हिरासत में लेने के बाद उनका काम आसान होने वाला था। और अब शिव के लिए इंडिया में के को पकड़ना बेहद ही आसान था, क्योंकि शिव ने के गर्दन में ट्रैकर लगाया था, जिसका पता खुद के को भी नहीं था। उस ट्रैकर कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और उसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। शिव प्रोफेसर जोसेफ और उनकी टीम को वहीं पर अमेरिकन पुलिस को सौंप देता है, जो भी प्रोफेसर जोसेफ को कब से पकड़ना चाहते थे। वो बेहद खुश हो गए थे। उनने आगे शिव को कुछ भी मदद की जरूरत हो तो वो उसको जरूर हेल्प करेंगे, ऐसा प्रोमिस किया। शिव और उसकी टीम भी जल्दी से अमेरिका से इंडिया जाने के लिए निकल गई। वो सारी टीम इस वक्त शिव के प्राइवेट जेट से जाने वाली थी। के इस वक्त फ्लाइट में बैठ चुका था। उसकी फ्लाइट कुछ घंटे पहले ही टेक ऑफ हो चुकी थी। वो इस वक्त अपने मिशन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने से बेहद खुश था, पर उसकी ये खुशी कुछ ही पल के लिए थी। वो कैसे, ये हम आगे जानेंगे। शिव और उसकी टीम भी अमेरिका से इंडिया के लिए शिव के प्राइवेट जेट में बैठकर निकल चुकी थी। इंडिया कबीर भी अपना काम करके वापस आ चुका था। इस वक्त वो अपने मेंशन में था और उसके सामने अपना सिर झुका के रेवा, आराधना और राज मल्होत्रा खड़े थे। कबीर को इन तीनों के कारनामों के बारे पता लग चुका था। वो उन दोनों पर बेहद गुस्सा था, पर जब अभी के ने उसको कॉल करके बताया कि वो बेहद जल्द ही इंडिया आने वाला है, उनका मिशन स्टार्ट ही गया है और 8 दिन बाद इंडिया में तबाही मच जाएगी, ये सुनकर ही कबीर बेहद खुश हो गया था। उसने रिया, राज और आराधना को बस कुछ मामूली सजा देके छोड़ दिया था, पर वो सब अब कबीर की निगरानी में थे। वो उसके मर्जी के मुताबिक कुछ भी काम नहीं कर सकते जब तक मिशन खत्म न हो जाए। तब तक रिया, आराधना कपूर और राज मल्होत्रा ने कबीर की बात सुनकर राहत की सांस ली। उन लोगों अपनी जो भी सजा कबीर ने बताई थी वो पूरी की और वो लोग कपूर विला चले गए, जो कि ठीक मेहरा विला के सामने था। उन्हीं के साथ कबीर के आदमी उन पर निगरानी रखने के लिए उनके पीछे थे। शिव अपने प्राइवेट जेट में अपने प्राइवेट कमरे में था। इस वक्त उसके जेहन में बेहद कुछ चल रही था। वो बेहद परेशान भी लग रहा था। वो खुद को शांत करने के लिए अपने फ़ोन में अपनी जान का फोटो देखने लगता है। वो उस फोटो पर अपने हाथ फिरते हुए कहता है, जान आ रहा हूँ मैं आपके पास बेहद जल्दी। क्या खूब ये सुरूर तेरा है मुझ पर, तुमसे मिलकर फिर तुमसे मिलने का इंतज़ार रहना है। जान अब हमारा इंतज़ार खत्म होने वाला है। इधर श्रेया की नींद आधी रात में ही खुल जाती है। उसको एक बेहद बुरा सपना आया था जिसमें
इंडिया के 5 सिटी में बेहद भयानक स्थिति दिख रही थी। सब जगह पर हा कार मच गया था। इंडिया के सबसे बड़ी 5 सिटी में किसी वायरस का फैलाव हो चुका था, जिसका कोई उपाय नहीं था। कोई भी मेडिसिन उस पर असरदार साबित नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल पूरे के पूरे बारे पड़े थे, लोग मर रहे थे, पर उस वायरस का तोड़ नजर नहीं आ रहा था। श्रेया अपने सपने में ये सब देख के ही डर के मारे उठ गई। वो उठकर अपने बेड पर बैठती है, बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर अपने मुंह पर लगाती है और एक ही सांस में सारा पानी पीती है। उसे बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसने ये क्या सपना देखा। वो बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है। वहां जाके खुली हवा में सांस लेने से उसको अब जरा अच्छा लगता है। वो वहां बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती है और आसमान में दिख रहे चांद की निहारने लगती है। तभी उसको अचानक कुछ क्लिक होता है। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके वो अपनी अलमारी खोलती है, जहां पर एक लाल कलर के कपड़े में लिपटा कुछ नजर आता है। वो उसको उठाकर स्टडी टेबल पर जाके बैठ जाती है। वो रेड कलर का कपड़ा हटाती है तो उसके अंदर एक किताब नजर आती है, जो कि बेहद पुरानी थी। वो उस किताब पर अपना हाथ फिराती और उस किताब के पेज पलटने लगती है। वो पेज पलटते पलटते एक पेज पर आकर रुकती है। वहां पर कुछ लिखा था, जिसको पढ़कर उसको पता चलता है कि उसने जो अभी सपना देखा था उसका क्या मतलब है। श्रेया उस किताब को फिर से जैसे वो पहले रेड कलर के कपड़े में लिपटा था वैसे ही लपेटकर उसको उसकी जगह पर रख देती है। किताब को अपने जगह पर रखने के बाद वो अपने क्लोजेट रूम में जाके कपड़े चेंज करती है। श्रेया ने इस वक्त सिर से लेके पैर तक ब्लैक कलर के कोड़े पहने थे। उसने अपना चेहरा भी ब्लैक कलर के मास्क और केप से ढका हुआ था। वो एक बार खुद को आईने में देखती है। खुद को आईने में देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। श्रेया अपने रूम की बालकनी से कूदकर विला के बैक गेट से निकलकर थोड़ी दूर चली जाती है। उसे अपने थोड़ी ही दूर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज दिखती है। वो उस कार के पास जाके उसका बैक डोर खोलकर उसमें बैठ जाती है। उसके बैठते ही वो कार आगे बढ़ती है। वो ब्लैक कार एक सुनसान रास्ते से होकर एक जंगल के बीचों बीच आकर रुकती है। वो कार इस वक्त जहां पर थी वहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। श्रेया जब उस कार एक जगह पर रुकता देखती है तो अपनी आंखें अपने मोबाइल से निकलकर सामने देखती है तो उसे अपने ऐसा पास सारे पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। तो वो समझ जाती है कि वो जंगल के बीचों बीच है। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहती है। उसी के साथ उसके आगे एक तालाब नजर आता है। तालाब को देख के वो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को इशारा करती है। अपने बॉस का इशारा समझकर ड्राइवर सीट पर बैठा इंसान कार उस तालाब में लेके जाता है। कार पूरी तरह उस पानी के अंदर जाती है। जैसे ही वो कार पानी के अंदर जाती है वैसे ही पानी के अंदर से रास्ता बन जाता है। कर उस रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। कार के पूरी तरह से तालाब के अंदर जाने के बाद वो तालाब गायब हो जाता है। वहां पर फिर से पहले की तरह पेड़ दिखने लगते हैं। श्रेया की कार तालाब के अंदर बने हुए रास्ते से होते हुए एक बेहद बड़े पहाड़ी के आगे जाके रुकती है। श्रेया कार में मौजूद रिमोट के कुछ बटन दबाती है, जिससे उस पहाड़ी के आगे का पत्थर हट जाता है और वहां पर रास्ता दिखाई देता है। श्रेया की कार उस पहाड़ी के अंदर चली जाती है। वो बाहर से दिखाई देने वाली पहाड़ी अंदर से किसी महल की तरह लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जंगल के बीचों बीच पेड़ के नीचे एक सीक्रेट या यूं कहें गुप्त तालाब है और उस तालाब के अंदर एक खुफिया रास्ता है और उस रास्ते होते हुए हम एक पहाड़ी के आगे आते हैं और उस पहाड़ी के अंदर भी जाने के लिए एक रास्ता है। हम जैसे ही उस पहाड़ी के अंदर जाते हैं तो हम किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए ऐसा लगता है। वो पहाड़ी अंदर से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। वहां पर सभी जरूरत के सामान थे। श्रेया की कार वहां पर बने पार्किंग में पार्क होती है। उस पार्किंग एरिया में बेहद सारी पुरानी और महंगी कार थी, जो कि सारी लिमिटेड एडिशन लग्जरियस कार थी। उसी पार्किंग एरिया में एक लिफ्ट लगी थी, जिससे सीधा उस पहाड़ी के अंदर बने इस 5 स्टार होटल के समान महल के हॉल में एंट्री मिलती थी। श्रेया कार से उतरकर सीधा उस लिफ्ट में चली जाती है। उसके पीछे वो ईशान भी था, जो कि अभी कार ड्राइव कर रहा था। वो लड़की है या लड़का ये आप पता पाना मुश्किल था, क्योंकि वो सिर से लेके पांव तक ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ था। उस इंसान ने भी श्रेया की तरह ही ब्लैक कलर का मास्क लगाया था। फर्क बस इतना ही था कि उसने जो मास्क लगाया था वो प्लेन था और उस पर एस लेटर का बड़ा ही खूबसूरत बैच लगा हुआ था। उस एस लेटर के ऊपर क्वीन का ताज बनाया गया था।
और श्रेया ने जो मास्क पहना था वो पूरा का पूरा प्लेन था, पर अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके मास्क पर क्वीन का साइन दिखाई पड़ता था, जो कि सिर्फ ध्यान से लाइट में ही देखा जा सकता था। अंधेरे में श्रेया के मास्क पर लायन और टाइगर का चेहरा दिखता था, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक लगता था। श्रेया और उसके सोबत मौजूद उसका मिस्टीरियस साथी दोनों ही उस लिफ्ट में चले गए। कुछ ही सेकंड में वो लिफ्ट हॉल में आकर रुकती है। श्रेया और उसका मिस्टीरियस साथी दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलकर हॉल में एंटर करते हैं। इस वक्त उस हॉल में बहुत सारे ब्लैक ड्रेस और उसी मिस्टीरियस साथी के जैसे मास्क पहने हुए लोग बैठे थे। जब उनको लिफ्ट का गेट ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी तो सबका ध्यान उस तरफ गया, और जब उन लोगों ने देखा कि कौन आ रहा है, वो जब श्रेया को देखते हैं तो सारे लोग अपने जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। सारे वहां मौजूद लोग श्रेया को देखकर अपना सिर झुकाकर उसको ग्रीट करते हैं। श्रेया बस अपना सिर हिलाती है और सामने की चेयर पर जाके बैठ जाती है, जो कि किसी रानी की सिंहासन की तरह थी। वो अपनी जगह पर बैठकर सबको भी अपने जगह पर बैठने का इशारा करती है। श्रेया के साथ आया मिस्टीरियस साथी श्रेया के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। उसी के पास और एक इंसान आकर श्रेया के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी आगे आके श्रेया के आगे अपना सिर झुका के उसे कुछ बताता है। वो जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था वैसे वैसे वहां का तापमान बढ़ रहा था। सिर से लेके पैरों तक काले कलर के कपड़े पहने हुए और चेहरे पर एस लोगों का ब्लैक मास्क पहना हुआ एक आदमी आके आता है और श्रेया को ग्रीट करके उससे कहता है, क्वीन मुकुट, आपके कहे मुताबिक हमने मिस्टर के और उनके साथ जुड़े लोगों पर नजर रखी हुई थी, जो कि इंडिया में किसी बेहद बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं। मिस्टर के इस वक्त इंडिया के लिए निकल चुका है। वो अभी फ्लाइट में है। उसने अपना पूरा वेश बदल दिया है। वो इंडिया कपूर इंडस्ट्री के सीईओ आलोक कपूर, जिनकी कुछ साल पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, उनके भाई के भेस में इंडिया आ रहा है, जिसे कुछ महीने पहले ही कपूर ग्रुप का सीईओ बना दिया है। हम उसको ऐसे ही डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते। वो पूरी तैयारी के साथ इंडिया आ रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके साथ मिले हुए। अभी तक उनके बारे में पक्के सबूत हमको नहीं मिली है, पर एक खास बात, वो लोग जिस वायरस को इंडिया में फैलाना चाहते थे वो इंडिया आने के लिए रवाना हो चुका है। के ने बड़े ही चालाकी के साथ उस वायरस को प्लान बन के 5 हिस्सों में बांटा है। उसने उसके 2 नामक वायरस को अपने सबसे खास 5 लोगों की टीम को सौंपा है। सबके पास एक एक सैंपल है और वो सारे लोग अलग अलग रूट से इंडिया के लिए निकल चुके हैं। क्वीन और एक बात, उन लोगों ने जो एंटीडोट बनाया है वो समुद्र के मार्ग से इंडिया में आने वाला है। उसको शिप में शिफ्ट किया जा चुका है। ठीक 8 दिन में एंटीडोट इंडिया पहुंच जाएगा। इतना कहकर वो चुप होता है और अपना सिर झुका के खड़ा होता है। श्रेया जब अपने डैड आलोक कपूर का नाम सुनती है और उनका भाई के बेस में के इंडिया आ रहा है तो उसे कुछ क्लिक होता है, पर उसने अपनी पिछली लाइफ नहीं कभी भी अपने चाचा के बारे में नहीं सुना था, पर कुछ सोचकर वो चुप हो जाती है। शायद उसके पिछली लाइफ के कुछ उन सुलझे राज अब धीरे धीरे सुलझने वाले थे। वो अपनी सोच बाहर आकर अपने सामने खड़े अपने आदमी की तरफ देखकर उससे कहती है, उन 5 लोगों की टीम पर नजर बनाए रखो। वो लोग कहाँ पर वो वायरस प्लांट करने वाले हैं पता लगाओ और मुझे इन्फॉर्म करो। अपनी क्वीन की बात सुनकर वो आदमी अपना सिर झुका के कहता है, आपका हुक्म सर। आंखों पर क्वीन, आप जैसा चाहती हो ठीक वैसा ही होगा। इतना कहकर वो अपने साथियों को लेके अपने क्वीन का हुक्म पूरा करने चला जाता है। अब उस हॉल में बस कुछ ही लोग बचे थे। श्रेया उनको कुछ समझती है और सब वहां से चले जाते। सबके जाते ही श्रेया अपने सिंहासन से उठकर उस हॉल में बनी उसकी प्राइवेट लिफ्ट से होकर 3rd फ्लोर पर चली जाती। उसके पीछे खड़े हुए 2 लोग भी श्रेया के पीछे 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। 3rd फ्लोर पर श्रेया एक रूम के आगे आके रुकती है। वो उस रूम का गेट खोलकर उसके अंदर एंटर करती है। उसके पीछे वो 2 उसके साथी भी एंटर करते। उनके उस रूम में एंटर करते ही उस रूम का गेट लॉक हो जाता है। उस रूम इस वक्त पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। श्रेया क्लैप करती है, जिसके आवाज से उस रूम में रोशनी हो जाती है। अब उस रूम में मौजूद सारी चीजें दिखाई दे रही थी। वो कोई साधारण रूम नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी थी, जिसमें बेहद सारी किताबें रखी गई थी, जो कि बेहद पुरानी थी। उसमें बेहद सारी जानकारी थी, जिसके मदद से हम किसी बेहद पुरानी और जिस बीमारी का कोई इलाज न हो उसके बारे में जानकर उस बीमारी का हल उन किताबों में ढूंढ सकते थे। श्रेया उस लाइब्रेरी के सबसे अंतिम रो में जाती गई, जहां पर एक रेड कलर के कपड़े में लिपटी एक किताब थी। वो उसे निकलती है और उसी लाइब्रेरी में लगे टेबल पर रखती है।
उस रेड कलर के कपड़े को उस किताब से हटाकर वो उस किताब को खोलती है और उस किताब की पेज नंबर 202 को देखती है। उसमें कुछ लिखा था जिसको पढ़कर श्रेया के चेहरे पर अनगिनत एक्सप्रेशन आकर चले गए, पर उसने मास्क पहना, इस वजह से उसके साथियों को कुछ पता नहीं चला। उसके साथ आए हुए उसके साथी भी उस किताब को देख रहे थे, पर अब लोगों को उस किताब में क्या लिखा है ये समझ ही नहीं आता। वो बेहद ही पुरानी लिपि में लिखा गया था जिसका प्रेजेंट में किसी को भी ज्ञान नहीं था, पर श्रेया को सभी लिपि समझ, बोलने और पढ़ने आती थी। ये सब उसने गुरु माँ के आश्रम में सीखा था। श्रेया उस किताब के उस 202 पन्ने पे लिखी इन्फॉर्मेशन रीड करके उस किताब को फिर से उसके पहले के स्थान पर रख देती है जहाँ वो कुछ समय पहले था। उसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ उस रूम से बाहर चली जाती है। श्रेया का अब यहाँ काम खत्म हो चुका था तो वो उस जगह से निकल जाती है। जाते वक्त उसने अपने साथ थे उन दो साथियों को कुछ काम दिया था जो कि उनको 2 दिन में ही खत्म करना था, और वो काम क्या है वो हम लोगों को आगे पता चल जाएगा। श्रेया वहां से निकलकर सीधा एसआर विला चली गई। अपने रूम में जाके वो फिर से सो गई क्योंकि अभी बस 3 बजे थे। XXXXXXXX कबीर अपने प्राइवेट विला में गोडे बेच के सो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। पहले तो उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि वो उसकी नींद में अड़चन डाल रहा था, लेकिन फिर से कॉल आया तो उसने फ़ोन उठाकर कान में लगाया। वो अभी भी नींद में ही लग रहा था। वो अपनी उसी अलसाई हुई आवाज़ से कहता है, हेलो, कौन है जो इतनी रात को नींद खराब कर रहा है? अब नींद खराब कर ही दी है तो मुझे कुछ सॉलिड रीजन दो, नहीं तो तुम जो भी हो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। ये सब कबीर ने बेहद ही खतरनाक आवाज में कहा था। उसकी आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ का आदमी डर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। वो अपने आप को शांत कर कबीर से कहता है, बॉस, वो प्रोफेसर जोसेफ और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया और हमारे भी कुछ आदमी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया, पर उसकी बात सुनके कबीर की नींद उड़ गई। वो झट से बेड से उठकर बैठ जाता है। अपने फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत करके फ़ोन की दूसरी साइड के आदमी को अपनी रूड टोन में कहता है, व्हाट? ये सब जब हुआ और कैसे हुआ? तुम सब क्या कर रहे थे? और पुलिस को हमारे सीक्रेट बेस की खबर किसने बताई? और क्या के को इस बारे में कुछ खबर है? कबीर ने एक के बाद एक सवाल की बारिश सामने वाले इंसान के ऊपर कर दी। सामने वाला इंसान कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर और डर गया। वो पहले ही कबीर के रुड टोन के वेजेस डरा हुआ, ऊपर से कबीर के इतने सारे सवाल सुनकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी कि वो कबीर को क्या जवाब दे। वो अपने हो ख्याल में खोया था कि कबीर की फ़ोन के दूसरी तरफ से कड़क और खतरनाक आवाज़ उसके कान में पड़ गई। को की दूसरी तरफ से कोई जवाब न आने से झुंझला गया था। कबीर कहता है, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ मर गए? अपने बॉस की आवाज़ से वो आदमी अपने होश में आ गया। वो अपने आप को नॉर्मल करके कबीर से कहता है, बॉस वो के बॉस को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब उनके यहाँ से जाने के बाद हुआ है। हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, इसलिए हमने आपको कांटेक्ट किया। एक गहरी सांस लेके वो फिर से अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है, बॉस, पुलिस के पहले किसी ब्लैक कलर के कोड़े पहने हुए ट्रेन बॉडीगार्ड ने हम पर अटैक किया। उन लोगों ने प्रोफेसर से कुछ सवाल पूछे, उसके बाद उन लोगों ने सबको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग आया हूँ। अपने आदमी की बात सुनके के अबीर कुछ सोचकर उससे कहता है, तुम कुछ आदमियों को अपने साथ ले लो और पुलिस की गिरफ्त में हमारे जो भी आदमी हैं उन सबको छुड़ा लो। अगर ये इम्पॉसिबल हो तो सबको मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए और नहीं उनकी किसी बात का पता लगे, ध्यान रखना। इतना कहकर कबीर ने फ़ोन रख दिया। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में लग रहा था। उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी। अब उसको नींद तो आने वाली नहीं थी, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करके अपने विला से निकलकर कहीं बाहर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रेया की नींद अपनी खिड़की से आती सूर्य की रोशनी से श्रेया की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से बेड से उठ के फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने चेंजिंग रूम में जाके ब्लैक एंकल लेंथ जीन्स और उस पर वाइट कलर का वाइट क्रॉप टॉप पहन लेती है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर अपने बाल बनाकर लाइट मेकअप करके नीचे चली जाती है। हॉल में पहले ही उसके भाई और मॉम बैठकर किसी बात डिस्कस कर रहे थे। उसकी नज़र हॉल में लगी वॉच पर जाती है जिसमें 9 बज रहे दिखा रहे थे। श्रेया हॉल में आके अपने मॉम और भाई की तरफ देखकर कहती है, मॉम, भाई, आप लोग क्या बात कर रहे हो? नाश्ता नहीं करना क्या? मुझे बेहद जोरों से भूख लगी है।
चली जल्दी, बाद में बात करना जो भी हो। इतना कहकर वो अपने भाई और मॉम का हाथ पकड़कर उनको खींचते हुए डाइनिंग एरिया में लेके चली जाती है। सियाजी और आदित्य भी बिना कुछ कहे श्रेया के साथ जाके डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। सर्वेंट जल्दी उनको खाना परोसते हैं। सभी खुशी के साथ अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वो तीनों ही रणविजय रॉय के कमरे में चले जाते हैं। श्रेया और उसकी मॉम उस रूम में बने सोफे पे बैठ के आदित्य को डैड को चेक करते हुए देख रहे थे। आदित्य अपने डैड की सारी चेकअप करता है। इसे सब कुछ नॉर्मल ही दिखता है। उसके मुताबिक उनको कभी भी होश आने वाला था। वो अपने डैड को चेक कर अपनी मॉम और बहन ही तरफ देखता है, जो उसके ही जवाब का इंतजार कर रही थी। आदित्य अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम डोंट वरी, डैड इज एब्सोल्युटली फाइन। उनको किसी भी वक्त होश आ सकता है। आदित्य की बात सुनकर सियाजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया जो अपने डैड को ही देख रही थी, तभी उसको अपने डैड की उंगली में हलचल होती हुई नजर आती है। पहले तो उसको लगता है ये उसका वहम होगा, इसलिए वो इसे इग्नोर करती है, लेकिन फिर से उसको उनके हाथ की उंगलियों में मूवमेंट नजर आती है, तो इस बार उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने भाई की तरफ देखकर कहती है, भाई देखो, डैड की उंगली में मूवमेंट हो रही है। श्रेया की बात सुनकर आदित्य और सियाजी का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। आदित्य खुशी से जल्दी उनके पास जाके उनको चेक करता है। XXXXXXXXXXK की फ्लाइट इंडिया लैंड कर चुकी थी। के इस वक्त आलोक कपूर का भाई कुशल कपूर के वेश में था। वो इस वक्त कपूर इंडस्ट्री के सीईओ के तौर और इंडिया आया था। एयरपोर्ट फ्लाइट लैंड होते ही के वीआईपी एरिया से होते हुए एयरपोर्ट के बाहर निकलकर उसके लेने के लिए आई हुई ब्लैक कलर की ऑडी में बैठ के वहां से कहीं चले गया। के पर जो लोग नजर रख रहे थे वो भी उसके पीछे ही चले गए थे। उन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि के ने करण कपूर का चेहरा लिया था और वो इस वक्त इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से एक कपूर इंडस्ट्री का सीईओ था। के साथ ही उस फ्लाइट में शिव की टीम के खुश अंडरकवर असिस्टेंट थे, जो कि शुरू से ही के पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने ही के की एक फोटो निकलकर डिपार्टमेंट को भेज दिया था और सबको हाई अलर्ट पर कर दिया था, क्योंकि अब से आने वाले 8 दिन इंडिया पर बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा था। के एयरपोर्ट से निकलते ही कुछ ऑफिसर एक टीम बनके उसके हैं एक मोमेंट पर नजर रख रहे थे, वो भी उसके नजर में आए बिना। के एयरपोर्ट से निकलने के थोड़ी ही देर बाद शिव और उसके साथ अमेरिका गए हुई उसकी टीम, जो कि शिव के प्राइवेट जेट से इंडिया आ रही थी, उनका जेट लैंड होता है। शिव और उसकी टीम जेट से निकल सीधा वीवीआईपी सेक्शन से होते हुए एयरपोर्ट के बाहर उनको लेने आए कार में जाके बैठती हैं और वहां से हेड क्वार्टर की तरफ चली जाती है। उनको अमेरिका में जो भी कुछ हुआ उन सब की रिपोर्ट हेड क्वार्टर पर करनी थी। शिव और उसकी टीम को लेने वाली करें कुछ समय तक एक के पीछे एक चल रही थी, पर आगे चौराहे पर सारी करें अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ताकि अगर कोई उन पर नजर भी रख रहा हो तो भी वो उसको चमका दे के इंडियन रॉ मुंबई में मौजूद सीक्रेट हेड क्वार्टर पर पहुंच सके। शिव का ये फैसला एकदम फायदेमंद रहा। सच में उनका पीछा किया जा रहा था, पर सारी कर एक मोड़ पर अलग डायरेक्शन में जाने के बाद को उन पर नजर गड़ाए बैठा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। शिव की कार एक 18 मंजिले बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है, जो कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर के 5 फ्लोर पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। को लिफ्ट बनी थी, वो सिर्फ 13 फ्लोर तक ही जाती थी। उससे ऊपर जाने के लिए एक सीक्रेट पास की आवश्यकता लगती थी, जो कि बस रॉ में काम कर वाले ऑफिसर के पास ही थी। उस बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर पर जो भी फैमिली रह रही थी, सभी आर्मी या पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी थी। उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एंटर करने के लिए 2 गेट थे, एक में से उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग आ जा सकते थे और दूसरी रॉ के ऑफिसर के लिए थी, जिसमें कड़ी सिक्योरिटी थी। दोनों गेट पर टाइट सिक्योरिटी थी और रॉ का वो ऑफिस ऐसे जगह पर था कि किसी को भी शक भी नहीं होगा और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था रॉ का ऑफिस ऐसे किसी जगह पर होगा। उस पूरे बिल्डिंग की 100 मीटर रेडियस में कैमरे लगे थे, वो सारे उस बिल्डिंग में मौजूद कंट्रोल रूम में उन कमरे की फुटेज दिखती थी। साथ में उस बिल्डिंग के 100 मीटर के रेडियस में कड़ी सिक्योरिटी थी, जो कि इनविजिबल थी। शिव उस बिल्डिंग में जाके वहां के पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करके वहां मौजूद लिफ्ट में जाके 18 फ्लोर का बटन प्रेस करके वहां पर अपना ईद कार्ड स्कैन करता है। वो कुछ ही समय में उस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच गया। जहाँ पर आज उन लोगों की मीटिंग होने वाली है। शिव के 18 फ्लोर पर जाके सीधा सामने के कॉरिडोर से होते हुए लास्ट के रूम में एंटर करता है।
जहाँ पर सभी रॉ के बड़े बड़े ऑफिसर उसी का वेट कर रहे थे। शिव की सारी टीम भी शिव के पीछे ही वहां पर पहुंच जाती है, पर वो सब उस मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले थे, इसलिए वो सब 17 फ्लोर पर ही रुक जाते हैं। उनको 18 फ्लोर पर आना अलाउड नहीं था और उनके पास की फ्लोर का एक्सेस कार्ड भी नहीं था। 18 फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ रॉ और बाकी के सिक्योरिटी हेड या चीफ को ही आने की परमिशन थी, सिर्फ उनके पास ही वहां का एक्सेस कार्ड था। उस रूम में एंटर करते ही सबकी नज़र शिव पर ही चली जाती है, जिसने अपने चेहरे पर इस वक्त ब्लैक मास्क लगाया था। उसमें से सिर्फ उसकी वो काली गहरी आंखें ही दिख रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, उसका और बेहद ही खतरनाक और ठंडा था। उस रूम में उसके एंटर होते ही सबका ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। शिव के वो एंटर करते ही वहां मौजूद हर फील्ड के टॉप रैंक पर के ऑफिसर अपनी जगह खड़े होकर उसको ग्रीट कर रहे थे। शिव ने उनकी तरफ बिना किसी इमोशन के एक नज़र देखा और वो वहां मौजूद अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही सब भी अपनी जगह पर बैठ गए। इस वक्त शिव के चेहरे पर कोई भाव, एक्सप्रेशन नहीं थी और उसके मन में क्या चल रहा है ये बताना भी मुश्किल था। शिव ने सबकी तरफ देखकर अपने साथ लाई हुई फाइल आगे कर देता है। राघव, जो शिव के कुछ मिनट पहले ही उस रूम में आया था, उसने भी अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया था। वो आगे बढ़ाकर वहां मौजूद प्रोजेक्टर पर अपने हाथ में मौजूद पेन ड्राइव कनेक्ट करता है। उस हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है, वहां पर सिर्फ उस प्रोजेक्टर की ही रोशनी थी। सबका ध्यान उस तरफ जाता है। सामने की स्क्रीन पर उन सबको अपने सामने 3 फोटो देख रही थी। सब उन फोटो को देखकर पहले तो शॉक हो जाते हैं, फिर असमंजस में शिव की तरफ देखने लगते हैं। शिव उन सबकी नज़र अपने ऊपर देखकर कुछ कहता है, जिसे सुनके सबके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए थे। स्क्रीन पर शो हो रही 3 फोटो को वहां मौजूद हाई रैंक के ऑफिसर ध्यान से देख रहे थे। पहले तो उन फोटो को देखकर उनको कुछ पता नहीं चला आखिर शिव कहना क्या चाहता है, तो वो कंफ्यूजन में एक बार उन फोटो को देखते और फिर शिव को, जो कि बिना किसी इमोशन के अपने चेयर पर बैठा था। शिव को जब अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो अपना सिर ऊपर कर देखता है, तो सब उसकी तरफ ही देख राज थे। शिव उनकी आंखों में छुपा सवाल समझकर उन सब पर एक नज़र डालकर कहता है, ये जो आपके सामने 3 फोटोग्राफ हैं, ये और कोई नहीं बल्कि के ही रूप हैं। उसे अब तक ज़्यादातर इन तीनों वेश में देखा गया है। उसी के साथ आज इंडिया में आते वक्त उसका नया रूप, वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा। कपूर ग्रुप का सीईओ करण कपूर। और अभी आपने सामने ये जो 3 पिक्स हैं, उनमें से पहला है दुबई का डॉन शकील, दूसरी फोटो में ऑस्ट्रेलिया का टॉप 10 बिजनेसमैन से एक करण खुराना, और ये जो लास्ट वाला है ना, उसका नाम है अखिलेश झा। ये और कोई नहीं बल्कि इंडोनेशिया नई कुछ साल पहले जो गैंग ज़्यादा पॉपुलर हुए थी ना, उसका बॉस है, जिसे हमने एक ऑपरेशन के तहत खत्म किया था। शिव ने उन तीनों की इन्फॉर्मेशन सबको बता दी। उसके इस इन्फॉर्मेशन पर वहां पर मौजूद एक ऑफिसर शिव से कहता है, तुम इन तीनों के बारे में क्यों बता रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है? शिव उस ऑफिसर को नज़र देखकर अपने असिस्टेंट राघव को इशारा करता है। राघव अपने बॉस का इशारा समझकर अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर सबको एक एक हैंड ओवर करता है। सब एक बार अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स और फिर शिव की तरफ देखते हैं। शिव उनको इशारे से ही पढ़ने को कहता है। सब ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट्स को रीड करने लगते हैं। जैसे जैसे वो सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वो सब उन डॉक्यूमेंट को पढ़कर शिव की तरफ देखते हैं। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शिव उनसे कुछ कहता है, जिससे सब शांत होकर उसकी बात सुनने लगते हैं। सबको शिव की बात समझ आती है, साथ में सब उसके प्लान से भी खुश थे। फिर भी उन लोगों ने सेफ्टी के लिए आपस में डिस्कस करके और 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर एक प्लान में कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा प्लान एग्जीक्यूट कर सके। ऐसे ही करीब 2 घंटे तक उनका डिस्कशन चला। सब एक बात पर सहमत हुए और उसके बाद वहां से चले गए। शिव भी वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ के सिंघानिया विला की तरफ चला गया। एस बड़ी ई के साथ राघव भी मौजूद था। XXXXXXXXXX इधर के की कार एक बड़ी सी हवेली की आगे जाके रुकती है। वो पहले तो कपूर मेंशन की तरफ जाने वाला था, पर अचानक ही उसने अपना प्लान चेंज किया और वो इस बड़ी सी हवेली के आगे आकर रुकता है, जिसके गेट पर बड़े ही स्टाइलिश वर्ड में नाम लिखा था किंग्स प्लेस। के की कर उस हवेली के एंट्री गेट से होते हुए अंदर एंटर करती है। उस हवेली के आसपास की सिक्योरिटी बेहद ही स्ट्रॉन्ग थी। वहां पर कोई भी के की परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता था।
ये हवेली केके ने 10 साल पहले बनाई थी, पर कभी वो इसमें रुका नहीं था। कभी उसको ये पर रहने का वक्त ही नहीं मिला। केके की कार जैसे ही उस किंग्स प्लेस से एंट्री गेट से होकर अंदर आती है, वैसे ही सामने बेहद बड़ा और खूबसूरत गार्डन नजर आता हुआ, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के पौधे लगे थे। उस गार्डन को इटालियन टच दिया था। गार्डन दिखने में बेहद खूबसूरत था। वो गार्डन एकदम क्लीन था, वहां पर कोई गंदगी नजर ही नहीं आती। केके को सफाई का बेहद शौक था, इसलिए उसके यहाँ काम करने के लिए इस वक्त उस हवेली में कुल मिलाकर 1000 सर्वेंट थे। उन सर्वेंट को रहने के लिए उस हवेली के बैक साइड में रूम बनवाए थे। उस गार्डन के बीचों बीच एक बेहद ही सुंदर फाउंटेन लगा था, जो उस गार्डन की शोभा और ही बढ़ा रहा था। केके की कार उस गार्डन के बीच में बने हुए रास्ते से होते हुए हवेली के आगे आकर रुकती है। कर रुकते ही कर के आगे के सीट पर बैठा हुआ केके का असिस्टेंट राजीव उतरता है और केके के लिए पीछे का डोर खोलता है। केके कर से उतरकर बिना किसी चीज पर ध्यान दिए अंदर की तरफ बढ़ता है। हवेली के अंदर सारे सर्वेंट अपना सर झुका के स्वागत के लिए खड़े थे। केके अंदर आते ही सब इसको ग्रीट करते हैं, पर केके के बिना किसी इमोशन के हॉल से निकल के सीधा 3rd फ्लोर पर बने अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो अपने कमरे में जाके उसका डोर बंद कर देता है। इस वक्त उसका असिस्टेंट राजीव हॉल में ही था। वो सभी सर्वेंट को अपना काम समझा रहा था। सर्वेंट का क्या करना है ये बता के वो हवेली के बाहर आकर हवेली की सिक्योरिटी चेक करने लगता है। इधर केके अपने रूम में आके उसको चारों तरफ से अच्छे से चेक करता है। वो पहले रूम की सारी खिड़कियां और डोर अच्छे से लॉक करता है। उसके बाद वो अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क निकलता है और ड्रेसिंग टेबल के आगे जाके खड़ा हो जाता है। खुद को चेहरे को थोड़ी देर आईने में निहारने के बाद वो अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर अपना फ़ोन अपने जेब के पॉकेट से निकलकर किसी को एक मैसेज सेंड कर देता है। उसके बाद वो फ़ोन को वही बेड पर फेंक के वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो अपने चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। हाथ में ब्रांडेड घड़ी, पैरों में ब्लैक कलर के बट, हाथ में ब्लैक ग्लोव्स, चेहरे पे ब्लैक मास्क और आंखों पे ब्लैक चेमा लगा के वो रेडी होता है। खुद को एक बार अच्छे से आईने में देखने के बाद वो अपने बेड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ में पहनी घड़ी को आगे करके उसमें कुछ चेंजेस करता है, जिसके बाद उसके घड़ी में ग्रीन लाइट दिखने लगती है। उसी के साथ उसके सामने का बेड अपनी जगह से ऊपर उठता है। के हाथ में जो घड़ी थी वो एक प्रकार एक रिमोट की तरह काम करती थी। के कभी भी उस घड़ी को खुद से अलग नहीं करता था। सोते वक्त भी वो घड़ी उसके हाथ में ही रहती थी। वो घड़ी दिखने में बाकी के घड़ियों जैसी ही थी, पर ये बस सामने वाले के लिए। उस घड़ी में के ने बेहद सारे फंक्शन इंस्टॉल किए हुए थे। इसका इस्तेमाल किस किस के लिए के करता है ये सब हमको आगे कहानी में पता चल जाएगा। बेड धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो रहा था। बेड पूरी तरह से ऊपर हो गया। उसके नीचे एक सीक्रेट डोर नजर आता है। के उस डोर के पास एक रेड कलर का बटन था, उसकी प्रेस करता है। उसे प्रेस करते ही वो डोर खुल जाता है। उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। के उस सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। वो सीढ़ियां कुछ ही दूर जाके खत्म हो जाती हैं। उसके आगे की लॉन्ग टनल दिखाई देती हैं। सीढ़ियां खत्म होते ही वहां पर एक बाइक खड़ी दिखती है। के उस बाइक पर बैठ के उसे स्टार्ट करके बाइक को टनल के अंदर ले जाने लगता है। इस वक्त के बेडरूम का वो बेड फिर से पहले जैसे हो गया था और के की लोकेशन जो शिव की टीम को शो हो रही थी वो सिर्फ इस हवेली के आसपास की शो हो रही थी। वहां पर एरर शो हो रहा था क्योंकि के की इस हवेली के आसपास करीब 100 मीटर रेडियस में जैमर लगे थे, जिसमें कोई भी ट्रैकर काम नहीं करता था। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बना था, इसलिए के को शिव की टीम ट्रैक करने में असफल हो रही थी। इस वक्त रॉ के हेड ऑफिस में हड़बड़ी मची थी। के की लोकेशन को उन लोगों ने को दिया था। जो ऑफिसर इस वक्त के पीछे थे उनके नज़रों के आगे से के गायब हो गया था। उनको के की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। उन लोगों ने जहां पर लास्ट टाइम के को देखा था वहां का चपा चपा छान मारा था, पर के का कोई पता ही नहीं चल रहा था। शिव जो अभी कुछ ही देर पहले सिंघानिया विला पहुंच गया था, उसको डिपार्टमेंट से कॉल आ गया था। उसे जल्दी ही हेड ऑफिस आने को कहा गया, कुछ अर्जेंट काम के कर। शिव जब हेड ऑफिस पहुंच गया और उसे जब अपने ऑफिसर से ये पता चल गया कि उन लोगों ने के खो दिया है, शिव के चेहरे पर भी कुछ पल शिकन दिखाई दे गई, पर जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर दिया। वो वहां मौजूद एक कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाता है। वो उस कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। इस वक्त उसकी उंगलियां उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी।
थोड़ी ही देर में उसकी जो चाहिए था ये उसके सामने था, जिससे उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है, पर उसके चेहरे पर मास्क होने से किसी को भी उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शिव ने कंप्यूटर पर कुछ किया, उसके बाद सारे कंप्यूटर पर फिर से केके की लोकेशन शो होने लगी। वो इस वक्त जहां से गायब हुआ था उसी जगह से फिर से कपूर मेंशन की तरफ जा रहा था। शिव भी वहां मौजूद ऑफिसर को अपना काम समझकर वहां से फिर से सिंघनिया मेंशन की तरफ चला गया। एसआर विला। रणविजय रॉय यानी कि आदित्य और श्रेया के डैड को होश आ गया था। होश में आने के बाद उनका सामान अपनी वाइफ से हो गया, यानी कि सिया जी। अपनी वाइफ को अपने सामने जिंदा देख उनकी आंखें नम हो गई। वो बेहद खुश थे। तभी उनको अपनी बेटी श्रेया के बारे में भी पता चला। अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलकर वो बेहद खुश हुए। उनकी हालात भी धीरे ठीक हो रहे थे। 2 साल से कोमा में बाद वो चल नहीं पा रहे थे। अभी किसके सहारे की जरूरत थी। कुछ मंथ की एक्सरसाइज के बाद वो फिर से पहले जैसे होने वाले थे। रणविजय को होश में आने के बाद आदित्य पहले उनको हॉस्पिटल लेके गया। वहां जाके उनके सारे चेकअप किए गए। उसके बाद जब सब नॉर्मल आया तब जाके सब ने राहत की सांस ली। उसके बाद वो सब एसआर विला न जाके मेहरा मेंशन चले गए, क्योंकि एसआर मेंशन शहर से बेहद दूर था। इसलिए सिया जी को अपने ऑफिस में जाने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा और श्रेया का भी कॉलेज थोड़े ही दिन में स्टार्ट होने वाला था, तो सब मेहरा विला चले गए। ऐसे ही 2 दिन निकल गए थे। इन 2 दिनों में श्रेया और उसके डैड की काफी जमने लगी थी। श्रेया की मॉम अपने परिवार को फिर से एक साथ हंसता मुस्कुराता देखकर खुश थी। शिव को इंडिया आए हुए 2 दिन हो गए थे, पर अब तक वो श्रेया से मिलने नहीं आया था। उसको पता था श्रेया हिमालय से जब की आ चुकी है, पर वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसको समय ही नहीं मिल रहा था। केके की लोकेशन हर पल बदल रही थी। वो एक जगह गायब होता और दूसरी जगह पर पाया जाता। शिव काफी कंफ्यूज हो गया था और साथ में ही उसकी टीम। उनके पास अब सिर्फ 6 दिन ही बचे थे इस मिशन को नाकामयाब करने के लिए, इसलिए उनको सबसे पहले केके को पकड़ना था, पर वो हर वक्त उनको चकमा दे रहा था। वैसे भी उन लोगों का उस वायरस के पीछे भागना कोई काम का नहीं था, क्योंकि वो वायरस भले ही इंडिया के 5 सिटी में प्लांट किया जाए, उसको एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ केके ही कर सकता था। ये बात शिव और उसकी टीम अच्छे समझ गए थे। इधर केके जो 2 दिन पहले जब वो इंडिया आया था तब वो किंग्स प्लेस नाम की उसकी हवेली में गया था। वो वहां से कभी बाहर ही नहीं आया था। वो तो अभी भी उसी सीक्रेट रूम के अंदर था, पर इस बात का पता शिव और उसकी टीम को नहीं था, जो डुप्लीकेट केके बनकर बाहर गम रहा था। शिव और उसकी टीम का सारा ध्यान उस पर ही था, उसके हर एक मूवमेंट पर, और इधर सीक्रेट रूम में केके अपने काम को अंजाम दे रहा था। केके उस टनल से होकर जंगल के बीचों बीच आ गया था। तुनील के दूसरे साइड के गेट को खोलकर वो जंगल में बने एक खंडनुमा हवेली में एंटर करता है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। ये खंड हरे रंग का था, जिस वजह से ऊपर से भी किसी को पहचान में नहीं आती थी। जंगल बेहद ही घना था, जिस वजह से ये खंडनुमा हरे रंग की हवेली मुश्किल से ही किसी के नज़र में आती थी। केके उस हवेली के सीधा एक कमरे में पहुंच जाता है। वो उस कमरे से होकर उस हवेली के हॉल में कदम रखता है, जहां पर पहले से ही कबीर और उसके साथ और भी कई लोग बैठकर केके का ही इंतजार कर रहे थे। जब सबको किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो सबकी ध्यान उस तरफ जाता है, तो उनको ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने, आंखों पर ब्लैक गॉगल और चेहरे पर ब्लैक मास्क के साथ केके अंदर आते हुए दिखता है। सब केके को उसके मास्क में लगे लोगों से पहचान जाते हैं। केके के मास्क पे बड़े ही स्टाइलिश लेटर में केके का सिंबल बन था, जो दिखने में बेहद ही आई कैचिंग और अट्रैक्टिव था। ये मास्क केके सिर्फ अपने अंडरवर्ल्ड में ही यूज करता था। केके को वहां देख के सब अपनी जगह से खड़े होके उसको ग्रीट करते हैं। केके बस अपना सर हिल के उन सब के बीच में से किसी राजा की तरह चलते हुए अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। केके उस रूम में कदम रखते ही वहां का माहौल बेहद ही खतरनाक हो जाता है। केके से बेहद ही डेंजरस वाइब आ रही थी। वहां बैठे सब लोग डर कैमरे कांप रहे थे। सबको केके कितना निर्दयी बेरहम है पता था। अगर किसी ने केके को दिखा दिया या उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो केके उसको इतना तड़पता था कि वो मौत के लिए भीख मांगता था, पर उसको इतनी आसानी से मौत नसीब नहीं होती थी। वहां मौजूद सारे लोग केके के वफादार साथी थी। सबने केके को अपनी वफादारी साबित की थी। केके ने भी इन सब के बारे में अच्छे से जान के ही इनको अपने इस मिशन में शामिल कर लिया था। पर उस हॉल में कोई ऐसा भी था जो कि केके का वफादार नहीं था, बल्कि किसी और का ही आदमी था,
जिसके बारे में के को खबर भी नहीं थी कि उसके सामने कोई खबर ही है। उस इंसान के कपड़ों में एक खास तरह का माइक सेट किया था और कैमरा भी उस हॉल में क्या हो रहा है, क्या बातें, ये सब कोई बैठे बैठे देख और सुन रहा था। के इस बात से अनजान अपने मिशन के बारे में उन सब से डिस्कस कर रहा था कि कैसे प्लान या मिशन के अंजाम देना है। के प्लान के मुताबिक 2 दिन में वायरस इंडिया पहुंच जाएगा। इसके बाद वो इंडिया की 5 सिटी यानी कि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और नागपुर में उस वायरस को उस है एक सिटी के सेंटर में प्लांट करना है, जिसको उन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है। उसके मुताबिक मुंबई में वायरस रेलवे स्टेशन पर प्लांट करना था, जहां काफी भीड़ रहती थी। उसके बाद दिल्ली में वायरस 2 जगह पर प्लांट होने वाला था, एक सांसद भवन के आवर में और दूसरा एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, इंदौर में बस स्टेशन में और आखिरी नागपुर में बिल्कुल शहर के बीचों बीच। नागपुर में वायरस जमीन पर प्लांट नहीं किया जाने वाला, बल्कि ये आसमान से पूरे नागपुर में फैलने वाला था। उसी के साथ जब ये वायरस बताई गई सारी जगह पर प्लांट किया जाने के बाद के इसको अपने पास मौजूद रिमोट से ठीक 8वें दिन यानी कि आज से करीब 6 तारीख को शाम के 6 बजे पूरे 5 सिटी में इस वायरस का धमाका करने वाला था। के हाथ में मौजूद रिमोट के बटन के दबाते ही वायरस जिस चीज में रखा है वहां से धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में वो वायरस उस जगह को कवर कर देगा, पर इसके साइड इफेक्ट धीरे सामने आ जाएंगे और जब तक इस वायरस के बारे में पता चलेगा तब तक बेहद देर हो चुकी होगी। इस वायरस ने करीब आधे इंडिया को कवर कर लिया होगा। के इस बारे में सारी डिटेल अपने साथियों को बता रहा था, पर उतनी ही जितनी उन लोगों को जानना जरूरी था। के ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे, अभी उसके पास उसके कीमती और हुक्म का मौजूद था, जिसके बारे में उसके सिवाय किसी को नहीं पता था। वहां मौजूद सारे लोग के की बात सुनकर खुश हो गए। उन लोगों को किसी से कुछ भी मतलब नहीं था, उनको बस पैसों से मतलब था जो उनको के से मिल रहे थे, और इस वायरस का उन पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। उन लोगों ने पहले ही उस वायरस का एंटीडोट ले लिया था और साथ में ही अपने फैमिली को भी एंटीडोट दिया था, इसलिए वो सब निश्चित थे। उनको किसी बात का डर ही नहीं था। उन सब के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। वो लोग बस चंद पैसों के बदले अपना इनाम बेच दिए थे। के ने उन सबको उन्हें क्या करना है ये सब बता दिया, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उस बड़े से हॉल में इस वक्त सिर्फ के और कबीर ही मौजूद थे। सबके जाने के बाद कबीर आगे बढ़कर के को गले लगा के कहता है, यार कितने दिनों के बाद मिल रहे हम। दिन कहना भी गलत होगा, साल कहना ही ठीक है। पूरे 20 साल हो गए तुमको मिले। तुमने तो उस हादसे के बाद 20 साल पहले ही इंडिया छोड़ दिया था। तुमको देखकर खुशी हुई। के उसकी बात पर कुछ नहीं कहता, बस मुस्करा देता है। के ने इस वक्त अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क निकल दिया था। वो उस वक्त कबीर के सामने बेनकाब था। अगर इस वक्त कोई उसको चेहरा देखता तो शौक हो जाते, आखिर इतने सारे चेहरे के पीछे असली के कौन है। के कबीर से बेहद ही सीरियस फेस के साथ कहता है, कबीर सब तैयार है ना? तुमको पता है ना तुमको आगे क्या करना है? अगर हमारा ये मिशन फेल हो गया तो हमारे पास प्लान बी है और उसे तुमको ही अंजाम देना है। बी केयरफुल। के को सीरियस देखकर कबीर भी बात की गंभीरता को देखते हुए उससे कहता है, डोंट वरी के सब सही हो जाएगा। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभल लूंगा। इतना कहकर वो अपने सामने मौजूद विस्की की बोतल उठाकर ग्लास में डालकर के सामने करता है और एक खुद के लिए लेता है। दोनों ही अपने मिशन के फर्स्ट स्टेप को सफल होने के जश्न में विस्की पे रहे थे। तारांकन तारांकन तारांकन। रात के 12 बजे समुंदर के बीचों बीच एक शिप तेज रफ्तार से इंडिया की तरफ बढ़ रही थी। उस शिप के आजू बाजू 100 मीटर के रेडियस में बेहद सारी छोटी छोटी शिप थी, जिसमें काले कपड़े और मास्क पहने बॉडीगार्ड थे जो कि उस बड़ी शिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, उस शिप को सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उसके ऊपर चारों तरफ बेहद सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे और उन सब के ड्रेस पर के का लोगो लगा था। इसका यही मतलब थे वो के आदमी थे। वो बड़ी शिप 5 मंजिला थी, उसके है 1 मंजिल पर कड़ी सिक्योरिटी थी। उसमें बेहद ही कीमती सामान इंडिया जा रही था। उस पूरी शिप के आज बाजी के 100 मीटर रेडियस में दूसरी छोटी छोटी शिप तो थी ही बॉडीगार्ड से बड़ी, उसी के साथ उस पूरी शिप पर आसमान से नजर रखी गई थी। के इस वक्त उस ग्रीन महल में बने एक हाईटेक कंप्यूटर लैब में था जो इस वक्त उस पूरी शिप पर नजर रखी हुई थी। उस रूम में दुनिया के सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर थे, साथ में ही वहां पर काम करने वाले भी दुनिया के सबसे अच्छे हैकर में शामिल थे।
उन लोगों ने सैटेलाइट के जरिए उस शिप पर नजर रखी थी कि उस रूम में उस शिप का लोकेशन और उसकी सिक्योरिटी चेक करता है। उसके बाद जब उसको सब ठीक लगा तो वो उस महल में बने अपने रूम में सोने के लिए चल गया। कबीर पहले ही वहां से निकल गया था। उस हाईटेक कंप्यूटर रूम में बैठे हुए सारे लोग बारीकी से उस शिप की हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। उसी के साथ वो उस शिप के 1000 मीटर रेडियस पर उस शिप को कोई धोखा तो नहीं ये भी बारी चेक कर रहे थे। इस वक्त उनके सामने एक बिग स्क्रीन पर पूरा उस शिप के बाजू का समुंदर का दृश्य दिखाई दे रहा था। तारांकन 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 वहीं उस शिप की कुछ दूरी पर ही मतलब 1000 मीटर रेडियस के पीछे इंडिया की तरफ से एक और शिप वहां पर थी जो कि इस शिप के हर एक मूवमेंट पर नजर बनाई थी। उसमें जो भी कोई था उसको इस शिप के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी के बारे में सब पता था। वो छोटी शिप बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कि के बॉडीगार्ड की शिप थी जो कि उस बड़ी से जहाज के इर्द गिर्द उसकी रक्षा के लिए तैनात थी। उस शिप में भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ही लोग थे, सेम वैसे ही जैसे कि के बॉडीगार्ड के थे। उन पर लोगो भी ठीक वैसा ही था, पर अगर कोई ध्यान से देखे तो वो लोगो नकली था। उस लोगो के नीचे और एक लोगो था। उस शिप में मौजूद एक पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने एक इंसान उस शिप में मौजूद कंप्यूटर के सामने बैठ के उसमें कुछ कर रहा था। इस वक्त उस कंप्यूटर की स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कई कोड थे जो कि हर एक सेकंड में बदल रहे थे और उसके सामने बैठे हुए इंसान की उंगलियां भी उस बदलते कोड के साथ तेजी से उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चल रही थी। अचानक उस इंसान की उंगलियां कीबोर्ड पर चलते चलते रुक जाती हैं। उसी के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन भी ब्लैक हो जाती है, पर यह सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए थी। ब्लैक हुई स्क्रीन फिर से पहली जैसे हो गई, पर इस बार उस स्क्रीन पर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड नहीं था बल्कि किसी की इन्फॉर्मेशन थी जिसे देख के कंप्यूटर के सामने बैठे इंसान के चेहरे पे डेविल स्माइल आ जाती है। वो उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके अपने सब ऑर्डिनेट को सेंड करता है और उसको कुछ मैसेज लिख कर भेजता है। वो इन्फॉर्मेशन कुछ ही पल में इंडिया में अपने कंप्यूटर के सामने बैठे इंसान के पास पहुंच जाती है। उसके बाद वो मैसेज भी जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे पे भी डेविल स्माइल आ जाती है और वो उस मैसेज में जो करने को कहा गया था उस पर लग जाता है। उस शिप में मौजूद वो ईशान इन्फॉर्मेशन सेंड करने के बाद अपने लैपटॉप पर फिर से कुछ करने लगता है और कुछ ही समय में उसके सामने उसका रिजल्ट था। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस बड़े जहाज और उसके आसपास में पहरा दे रहे छोटे छोटे जहाज की पूरी लाइव फुटेज चल रही थी। उस फुटेज को देखकर उसकी उस जहाज में मौजूद और इसके आसपास निगरानी कर रहे कुल मिला के 20 शिप में कितने बॉडीगार्ड मौजूद हैं, उन सारे बॉडीगार्ड की इन्फॉर्मेशन विद उनके पोजीशन के साथ उस इंसान को पता चल गई थी। जिसके चलते वो अपने एक आदमी को इशारा करता है। अपने बॉस के इशारे को समझ काले कपड़े पहना हुआ बॉडीगार्ड अपने जेब से अपना फोन निकले उसमें कुछ लिख के किसी को सेंड करता है। उसके उस मैसेज को सेंड करने के बाद कुछ ही मिनट में वहां पर 20 शीप आ जाती हैं जिसमें वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे। उन सब के पास AK-47 और भी बेजिद सारी लेटेस्ट गन थी। वो सारे बॉडीगार्ड को अब बस इंतजार था तो बस अपने बॉस के अगले ऑर्डर का। इधर उन सब का बॉस जब अपने सामने मौजूद कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने बॉडीगार्ड के शिप के शिप के 1000 मीटर के रेडियस में देखता है तो उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं जो कि उसने पहने हुए काले मास्क के पीछे आसानी से छुप गए थे। वो अपने गार्ड के शिप को बड़े जहाज और उसके ऐसा पास की छोटी शिप को चारों ओर से घेरने को कहता है, वो भी उनसे 1000 मीटर की दूरी बना के। उसका ऑर्डर मिलते ही सारी शिप उस शिप को कुछ ही समय पूरी तरह से 1000 मीटर के रेडियस में घेर लेती हैं। उसके बाद अपने बॉस को थम्स अप का चिन्ह मैसेज सेंड करते हैं। इसका मतलब उनका काम हो गया है, अब बच्चा है तो बस उनके बॉस का अगला कदम। वो कंप्यूटर के सामने बैठा इंसान अपने गार्ड का मैसेज मिलते ही वो अब तक जिस कंप्यूटर के सामने बैठा था उसके सामने से उठकर दूसरे कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाता है और पहले कंप्यूटर पर उसका खास आदमी वहां पर बैठ जाता है। दूसरे कंप्यूटर पर बैठकर वो उसमें कुछ करने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद उसको जो चाहिए था वो उसके सामने था। उसके सामने ठीक वैसा ही फुटेज चल रही थी जो कि इस वक्त उसके दूसरे कंप्यूटर में थी, पर फर्क बस इतना था कि पहले कंप्यूटर में जो फुटेज थी वो लाइव थी पर दूसरे कंप्यूटर में जो थी वो डुप्लीकेट थी। वही फुटेज थी जो वो के को दिखाने वाला था और उसके नाक के नीचे से उस बड़े शिप में जो बेहद ही कीमती था उसको चुराने वाला था। वो अपने चेहरे पे डेविल स्माइल करके अपने सब ऑर्डिनेट की तरफ देखता है
वो भी अपने बॉस को क्या चाहिए ये समझकर उसके हाथ में उसका लैपटॉप लाकर देता है। अपना लैपटॉप लेके बॉस उसमें कुछ कोड एंटर करता है। थोड़ी ही देर में उसमें एक के बाद एक कोड आने लगते हैं, जो हर एक सेकंड के साथ चेंज हो रहे थे। उसी के साथ उस बॉस की उंगलियां भी उस लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उस शिप के उस कमरे में बस कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। वो कमरा बेगैदी शांत था। वहां पर काम कर रहे लोग और बॉडीगार्ड भी अपने जगह पर शांत खड़े थे। सब एकटक लैपटॉप की स्क्रीन और अपने बॉस की उंगलियां जो कि इस वक्त उस लैपटॉप की स्क्रीन पर डांस कर रही थी। वो सब बेहद बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और उनका ये इंतजार कुछ ही मिनट में खत्म हो जाता है। बॉस ने इस वक्त उसको जो चाहिए था वो हासिल कर लिया था। उसके पास अब बस 20 मिनट थे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो जल्दी से ही अपने लैपटॉप को साइड करके अभी वो जिस कंप्यूटर के सामने बैठा था उसने जो डुप्लीकेट फूटा चल रही थी उसे सैटेलाइट पर फिट कर देता है। उधर जैसे ही इस शिप में काउंटडाउन चालू हुआ वैसे ही ग्रीन महल में कंप्यूटर लैब में मौजूद लोगों के माथे पर पसीने की बूंद दिखने लगी। के कंप्यूटर लैब में सारे एक्सपर्ट बैठकर शिप के हलचल पर नजर रहे हुए थे कि तभी सारी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उस स्क्रीन पर कुछ वर्ड दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था कि वेदर खराब होने के कारण सिग्नल लॉस्ट, जिसे पढ़कर सब परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, वेदर तो कुछ सेकंड पहले ठीक था, अचानक कैसे खराब हो गया? या ये हमारे दुश्मनों की कोई चाल है? जल्दी पता लगाना होगा। दूसरा आदमी उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। गाइस हरी अप, जल्दी से सिस्टम को पहले जैसा करो। बॉस तक ये बात पता चलने से पहले अगर अगले 29 मिनट स्क्रीन फिर से पहले जैसी नहीं हुई तो हम बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सब लोग उसकी बात सुनकर तेजी से अपने हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चलने लगे। सब लोग उस आदमी के बस बॉस को बताना पड़ेगा ये सुनते ही डर गए और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगे। उनके माथे पर पसीना दिखने लगा था। उनके दिल में के का खौफ बेहद गहरा था। तारांकन तारांकन तारांकन। उधर समुंदर के बीचों बीच बॉस अपने शिप में किसी को कुछ मैसेज भेजकर अपने मिशन के लिए रेडी होता है। वो शिप के अंदर बने हुए एक कमरे में जाजे अपने कपड़े चेंज कर बाहर आता है। उसने उस वक्त वाटरप्रूफ ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर बॉस ने बस ठीक है कहा और फोन काट दिया। उसके बाद उसने अपने सबोर्डिनेट से कहा, सबको समझा दो कि प्लान चेंज हो गया है। अब सिर्फ 10 लोग उस बड़ी शिप में जाएंगे पानी के अंदर से, बाकी के अपनी जगह पर शिप में रहेंगे। जब उनको ऑर्डर मिले तब ही उन्हें एक्शन लेना है। उनसे कहो प्लान बी पर काम कर और 10 आदमियों को रेडी रहने को कही, वो मेरे साथ आगे का काम करेंगे। उसकी बात पर उसका सब ऑर्डिनेट यस बॉस कहकर वहां से चला गया। के शिप के कुछ ही मीटर दूर एक शिप दिखाई दे रही थी जो कि उसके बॉडीगार्ड के शिप में गुल मिल गई थी, पर उस बात की खबर उनके बॉडीगार्ड को नहीं मिली। उसी शिप में से बॉस और 10 बॉडीगार्ड पानी में उतर गए। वो सब शिप में बने सीक्रेट डोर से पानी के अंदर गए थे। उन सब ने ऑक्सीजन मास्क पहना था ताकि उनको पानी के अंदर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम न हो। वो लोग एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। बॉस उन सबको क्या करना है ये ऑर्डर उस ब्लूटूथ के जरिए ही दे रहा था। वो लोग तैरते हुए कुछ ही मिनट में उस बड़ी शिप के पास पहुंच गए। वहां से वो किसी के भी नजर में आए बिना उस शिप में घुस उस शिप में मौजूद बॉडीगार्ड के तरह पहनावा करके उनके अंदर ही बड़ी आसानी से मिक्स हो गए थे। किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। उस शिप में मौजूद के का खास आदमी यानी बिलाल के से कांटेक्ट न हो पाने से परेशान हो गया था, इसलिए वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग अपना रास्ता भी भटक गए थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर रहे थे, पर अचानक नेटवर्क एरर आ गई जिससे उनका कांटेक्ट के से टूट गया और उन ऑफिसर से भी जो थोड़ी थोड़ी देर में उनको रास्ते के बारे बता रहे थे, आगे कोई खतरा तो नहीं जो कि सैटेलाइट से उन पर नजर रखे हुए थे। बिलाल काफी टेंशन में था। इस वक्त उसके पास ही उस शिप की सारी जिम्मेदारी थी। वो एक से जनता था के ने उस पर बेहद बारिश करके उसको ये काम सौंपा था और उसके पास ये अच्छा मौका था के को इम्प्रेस करके अपनी पोजीशन को हासिल करने का। वो बेहद ही परेशान था। शिप के अंदर की टीम भी के कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों से कांटेक्ट करने की अथक कोशिश कर रही थी, पर उनको निराशा ही हासिल हो रही थी। 15 मिनट बीत चुके थे, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिलाल ने बाजू की सारी शिप से कांटेक्ट कर सब ठीक है,
क्या नहीं इसके बारे में पता लगाया? तब उसे उस तरफ से सब ठीक है कहा गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट पर थे। ईदर बॉस और उसकी टीम बड़े शिप के अंदर के बॉडीगार्ड में शामिल हो गई थी और अपने काम पर भी लग चुकी थी। उन लोगों ने अभी तक आधी शिप को खंगाल लिया था, पर उनको जो चाहिए था वो अब तक नहीं मिला। बॉस सब जगह पर खोज ही रहे था कि उसकी टीम एक रूम पर चली गई जिसके बाहर काफी सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। उस रूम के बाहर कड़ा पहरा दिया जा रहा था। बॉस ये देख समझ जाता है उसको जो चाहिए ये उसको उस रूम में ही मिलेगा। अब उसको अपनी मंजिल का पता लग चुका था। उसने अपने टीम को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। बॉस की टीम भी उसका मैसेज मिलते ही अलर्ट हो गई थी। अब उनको बस बॉस को कवर देना था। वो सब जानते थे आगे जो भी करना है ये बॉस कर लेगा, ये उसके बाएं हाथ का खेल था। बॉस के आगे अब बस एक ही परेशानी थी और वो सामने पहरा दे रहे हटे कट्टे बॉडीगार्ड। उसको कुछ भी करके इनका ध्यान भटका कर उसको इस रूम के अंदर जाकर उसको जो चाहिए था वो लेके ये से जल्दी निकलना था। अब तक 15 मिनट हो चुके थे, उसके पास बस 15 मिनट थे, नहीं तो के को सब पता चल जाएगा। वो ज्यादा देर तक ऐसे इनके बीच नहीं रह सकते थे, वो आसानी से पहचाने का सकते थे। बॉस ये सब सोच ही रहा था कि उसको कैसे क्या करना है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। बॉस उन बॉडबोर्ड के पास जाके उनसे बातें करने लगता है। वो लोग भी उससे अपना ही आदमी समझकर बातें करने लगते, उनको उस पर कोई शक ही नहीं हुआ। बातें करते बॉस उनको अपने पास की मदिरा पीने को से देता है। वो लोग भी मदिरा देखकर लालच में आ जाते हैं। उन लोगों ने 10 दिन से मदिरा को हाथ भी नहीं लगाया था और जब बॉस ने उनको आगे से ऑफर की तो वो लोग उसको मना नहीं कर पाए। पर उनमें से एक उसको शक भरी नज़र से देखकर कहता है, हमको बॉस ने तो पीने से मना किया है, तो तुमको ये कहाँ सी मिली? उसकी बात पर बॉस उनके तरफ देखकर बिना उनको अपने ऊपर शक हुए बिना उनसे कहता है, ये तो मैं छुपा के लाया हूँ। साहब के पास बेहद स्टॉक था, उसमें से कुछ मैंने छुपा के लिए हैं। अगर तुमको चाहिए तो लो, नहीं तो रहने दो, मुझे काफ़ी दिन तक पीने को मिलेगी। वो ये बोल के वो बोतल वापस लेने ही वाला था कि उन गार्ड ने जल्दी से आगे आके उसके हाथ से बोतल ली और उससे कहता है, नहीं नहीं हमको चाहिए। इतना कहकर सारे गार्ड जल्दी से मदिरा का आनंद लेने लगते। अगर उन्होंने थोड़ी भी देर की तो उनके सामने खड़ा उनका साथी उनके मुताबिक अपनी मदिरा वापस छीन लेगा। जैसे ही उन लोगों ने वो मदिरा पी वैसे ही सभी वहीं पर बेहोश होके गिर गए, जिसे देखकर बॉस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा, उसके पास अब सिर्फ 10 मिनट थे। उसको अपना काम जल्दी जल्दी करना था। वो जल्दी से डोर के पास गया, उसको खोलने की कोशिश करने लगा। तब उसको पता चला ये डोर पासवर्ड से खुलेगा। तो वो अपने सब ऑर्डिनेट जो कि उनकी ही शिप में था, जो इस बड़ी शिप में जो भी हो रहा है उस पर नज़र रखे था। बॉस उसको पासवर्ड बताने को कहता है तो वो सब ऑर्डिनेट जल्दी से बॉस को पासवर्ड दे देता है, जो कि उसने कुछ ही समय पहले बिलाल को टाइप करते हुए देखा था। जब बिलाल का कांटेक्ट के की टीम से टूटा तो वो पहले इस रूम में आके इस रूम में रखी चीज़ सेफ है या नहीं ये चेक करने आया था। उसी वक्त बॉस के आदमी ने वो पासवर्ड कॉपी कर दिया था। वो पूरी शिप बॉस के कंट्रोल में थी। बॉस जल्दी से वो पासवर्ड टाइप करता है। एंटर बटन प्रेस करते ही वो डोर खुल जाता है। वो इस रूम में एंटर करके डोर फिर से पहले की तरह लॉक कर देता है, क्योंकि अब वो वापस इस रूट से जाने वाला नहीं था। और उसने अभी जिन गार्ड को मदिरा पिलाई थी वो सब कुछ ही समय में होश में आने वाले थे, पर उनके साथ कुछ समय पहले क्या हुआ इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। बॉस रूम के अंदर जाकर उस रूम को अच्छे से स्कैन करता है। उसको अपने कुछ दूरी पर एक हाईली सिक्योरिटी से बने एक कांच का लाकर देखता है, जिसके अंदर 2 बॉक्स थे। वो वही 2 बॉक्स थे जो उसको चाहिए थे। वो उस कांच के लॉकर पास पहुंच कर उसको अच्छे से चेक करके ओपन करने की कोशिश करता है। वो उस कांच के लॉकर को हाथ लगाने वाला ही था कि उसको अपने ब्लूटूथ से अपने आदमी की आवाज़ आती है, जो उसको कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद बॉस अपना हाथ पीछे लेटे। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बताना मुश्किल थे, वो गुस्से में था या और कुछ। बॉस जब उस कांच के बने लाकर को ओपन करके उनमें रखे हुए उन 2 बॉक्स को उठाने ही वाला था कि उसको उसके आदमी का आवाज़ आता है, क्योंकि उससे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट था। उससे बॉस को पता चलता है कि उस लाकर के बाहर इनविजिबल रेज है, जिसको छूते ही अलार्म बज जाएगा और सबको पता चल जाएगा कोई उस रूम में घुस गया है। साथ में ही अगर गलती से भी इंसानी शरीर उस रेस के कांटेक्ट में आ जाए तो वो जलने लगेगा। ये पता चलने के बाद बॉस अपने पॉकेट में से एक चीज़ निकलता है, जो कि किसी वॉच की तरह दिख रही थी।
वो उस वॉच में कुछ करता है। उसके बाद वो उस वॉच को उस कांच के लॉकर के आगे करता है और उस वॉच में लगा साइड का बटन प्रेस करता है, जिससे उसके एसबीई की रेस गायब हो जाती है। उसके बाद वो उस कांच के लॉकर को खोलकर उसने मौजूद 2 बॉक्स को ओपन कर उसमें से एक एक बोतल निकालकर अपने पॉकेट में रख देता है। उसके बाद सब पहले के जैसा कर कर के उस रूम में लगे डक्ट एरिया से वहां से बाहर निकल जाता है। उसके साथ ही अपने टीम को भी अपने जगह से निकलने को कहता है। वो सारे उस शिप के टॉप एरिया में आके खड़े हो जाते हैं। वहां जाके बॉस अपने शिप में मौजूद अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ मैसेज करता है। उसके बाद वो सारे समुंदर में जंप मारकर अपने शिप पर पहुंच जाते हैं। उनकी शिप जल्दी से केके के शिप से अलग हो जाती है। केके के शिप से 1000 मीटर दूर जाके बॉस वापस से सब पहले जैसे कर देता है। किससे केके का कांटेक्ट उस शिप से हो गया था। उन लोगों ने फिर से सिक्योरिटी चेक कर ली, जिसके बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली। उनको सब सही लगा। उन्होंने वेदर प्रॉब्लम समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर बॉस अपना काम करके वहां से जा चुका था। केके की उस शिप में उस कांच के लॉकर में वायरस का सैंपल और एंटीडोट थे जो कि इंडिया के लिए जा रहे थे। उनमें से ही वायरस और एंटीडोट का सैंपल बॉस ने चुरा लिया था। करीब आधे घंटे बाद बॉस अपने विला में था। उस विला के बाहर मेहरा मेंशन लिखा था। वो किसी और का नहीं बल्कि श्रेया का विला था और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि खुद श्रेया ही थी। उसने ही केके के शिप से एंटीडोट और वायरस का सैंपल चोरी किया था। इस वक्त वो अपने रूम में बैठी थी। उसके सामने वायरस और एंटीडोट के सैंपल थे। दोनों ही एक कांच के छोटे से लॉकर में रखे हुए थे। श्रेया उन सैंपल को बार देखकर किसी को कॉल करके कुछ बताती है। उसके बाद वो कांच का लाकर सेफ जगह पर रखकर अपने बेड पर जाके सो जाती है। वो बेहद थक गई थी। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप की वजह से श्रेया की नींद खुलने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो उठकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे हॉल में चली जाती है, जहां पर उसके डैड, मॉम और भाई बैठकर बातें कर रहे थे। उसके आने के बाद सब वहां से उठकर ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया अपने डैड को लेके गार्डन में चली जाती है। उसके डैड अभी व्हीलचेयर पर थे। उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अभी 2 महीने लगने वाले थे। आदित्य और सिया जी अपने अपने ऑफिस चले गए थे। उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था। श्रेया उसके डैड गार्डन में बैठ के बाहर के मौसम का आनंद ले रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। तभी श्रेया अपने डैड से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं, जैसे उससे पूछ रहे थे तुम जो कह रही हो वो सच है। श्रेया अपने डैड को अपने तरफ देखता पाकर उनकी बात समझकर अपना सिर हिला देती है। श्रेया अपने डैड का हाथ पकड़कर अपने मन में कुछ मंत्र बोलती है। इससे उसके डैड को जो भी श्रेया बता रही थी वो सब अपने सामने दिखने लगता है। वो उससे कुछ कहना चाहते हैं कि उसी समय वहां पर श्रेया को उसकी मॉम आते हुई दिखती है, तो वो अपने डैड को चुप रहने को कहती हैं और वो दोनों किसी और ही विषय पर बातें करने लगते हैं। अपनी मॉम को देखकर वो कहती है, मॉम आप तो ऑफिस चली गई थी ना? श्रेया की मॉम उससे कहती है, हाँ गई थी, मीटिंग की फाइल यही रह गई थी इसलिए लेने आ गई थी। नित्य आंटी वही लेने रूम में गई हैं। आप दोनों को देखा तो दिया पर आ गई। क्या बातें कर रही हो बाप बेटी? जिस पर रणविजय कहते हैं, ये हमारे बीच की बात है, मेरी और मेरी बेटी की, वो हम आपको नहीं बता सकते सिया। उनकी बात पर श्रेया की मॉम हंसती है और कहती है, ठीक है ठीक है, आप दोनों से कुछ नहीं कहूंगी। वो देखो नित्या आ गई। अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना, मीटिंग बाद जल्दी ही आ जाऊंगी। श्रेया अपनी मॉम से कहती है, मॉम डोंट वरी, मैं डैड का ख्याल रखूंगी आपके आने तक। जल्दी आना, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। सिया जी हाँ कहकर नित्या के हाथ से फाइल लेके ऑफिस चली जाती हैं। उनके जाते ही श्रेया के डैड अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं, बच गए, सिया को पता नहीं चलाना चाहिए, खामखा परेशान हो जाएगी। श्रेया भी अपने डैड के बात से सहमत होती है। वो अपने डैड से कहती है, डैड अब हम ऐसे बात नहीं कर सकते। श्रेया के डैड भी उसकी बातों में छुपा अर्थ समझ गए थे, तो वो उससे कुछ नहीं कहते। कुछ सोचकर वो श्रेया से कहते हैं, बच्चा हम जब कोई घर पर नहीं होगा तब स्टडी में मिलकर बात कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात हो तो। श्रेया कहती है, ठीक है डैड, अब आप अपने रूम में आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं अपने रूम में हूँ, अगर कुछ चाहिए तो कॉल करना। डैड अपना ख्याल रखना, ज़्यादा परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। जिस पर श्रेया के डैड कहते, हाँ बच्चा आप चिंता मत करो, चली मुझे रूम में छोड़ दो, दवाई लेने हैं।
श्रेया अपने डैड को उनके रूम में ले जाके बेड पर लिटा देती है, उनको उनकी दवाई देकर आराम करने को कहकर अपने रूम में आ जाती है। वो अपने रूम में जाके ये से वहाँ गुम रही थी, आगे क्या करना ये सोच रही थी। XXXXX इधर शिव और उसकी टीम को जिन 5 सिटी में वायरस के प्लांट करने वाला था उनके बारे में सारी डिटेल शिव को मिल चुकी थी। उसके पास सारी डिटेल थी, वायरस कहाँ पर प्लांट करने वाले थे, वो सारी डिटेल हेड ऑफिस चीफ के पास सेंड की जा चुकी थी। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर सारी टीम काम पर लग चुकी थी। ऊपर से किसी को भी कुछ दिखा नहीं रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे वो सब किसी को भी बनकर लगे बिना। उन सबको अब कैसे भी करके केके को पकड़ना था। आखिर उसके पास ही वायरस को एक्टिवेट करने का रिमोट था, जिसे हासिल करना बेहद जरूरी था। पर वो लोग करण कपूर को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, वो एक बिजनेसमैन था। उसी के साथ वो अभी अभी इंडिया आ गया था, उसके ऊपर कोई केस नहीं थे, और अगर गलत केस में उसे फंसते तो केके के जो आदमी इंडिया में फैले थे वो वायरस का हमला कर देते, जिसको कंट्रोल करना अभी के लिए बेहद मुश्किल था। इसलिए उन लोगों ने वो एंड ड्रॉप कर दिया था। ग्रीन महल। केके को जब पता चला रात को उन लोगों ने अपने शिप से कांटेक्ट 20 मिनट लिए खो दिया था, तब उसका माथा ठनका। वो जल्दी से कंप्यूटर के आगे जाके बैठ गया और सारी फूटा रिवर्स करके देखने लगा। शिप को कांटेक्ट को देने के कुछ समय पहले की और कांटेक्ट वापस हासिल करने के बाद उसको उन फुटेज में कुछ भी संशय करने जैसा कुछ नहीं दिखा। उसने अपना फोन निकलकर बिलाल को कांटेक्ट करके शिप के अभी के कंडीशन के बारे में पूछा। बिलाल ने सब सही और ठीक है कहा। केके ने बिलाल को जहां पर वायरस और एंटीडोट जहां पर रखा है उस रूम में जाकर कांच का लाकर ओपन करके अंदर सब ठीक है क्या वो चेक करने को कहा। अपने बॉस की बात और बिलाल उस रूम में जाकर केके ने उस लॉकर जो पासवर्ड बोलो था वो टाइप करके लॉकर ओपन करता है। उसके बाद बॉक्स ओपन करके देखता है, उसको सब सही लगता है। ये सब केके भी कंट्रोल रूम में दिख रही बड़ी स्क्रीन पर देख रहा था। उसको सब सही लगा, पर अब भी उसको लग रहा था कोई तो बात उससे छूट रही है, पर क्या ये उसको समझ नहीं आ रहा था। वो बिलाल से कुछ बातें करके उसको कुछ समझकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वो बाहर आता है तो हॉल में उसको अबीर दिखता है, जो कि उसका ही वेट करता था। वो कुछ परेशान दिख रहा था। केके उसके पास जाके उससे कुछ कहता, उससे पहले ही कबीर केके को देखकर उससे कुछ कहता है, जिसे सुन केके के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। केके कंट्रोल रूम से बाहर आता है तो उसको हॉल में कबीर उसका इंतजार करता हुआ देखता है। वो आगे बढ़कर कबीर के कंधे पर हाथ रखता है। कबीर अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर उसकी तरफ देखता है तो उसको अपने सामने केके देखता है। वो उसको देखकर अपनी परेशानी बारी आवाज में उससे कहता है। केके वो जो मिनिस्टर था ना शिव शंकर, उसको सीबीआई वालों ने अरेस्ट कर दिया है, उस पर कोई केस फाइल हो गया है, वो लंबे समय के लिए अंदर गया है। हमारे काम का क्या होगा अब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कबीर इस वक्त बेहद परेशान और टेंशन में था। उनके मिशन में मिनिस्टर शिवशंकर का सबसे बड़ा हाथ था। वो उनको इंडिया में सारी चीजें अवेलेबल कर देने वाला था, पर उससे पहले ही उसे किसी केस में अंदर डाला गया था। केके कबीर की बातों की सीरियसनेस को समझ जाता है। वो कुछ सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो कबीर की तरफ देखकर उससे कहता है, कबीर रिलैक्स, अगर मिनिस्टर जेल में गया है तो वो अब हमारे किसी काम का नहीं। पहले तो तुम उससे सारे कांटेक्ट खत्म कर दो, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। अपने आदमियों को भी अच्छे से समझा दो, मिनिस्टर से अब दूर ही रहो, उसके जमेले में मत पड़ो, और कुछ भी ऐसी बड़ी ही गलती मत कटी जिससे हमारे मिशन खतरे में आ जाए। वैसे भी अब बस 3 ही दिन बचे हैं, वायरस उसकी सही जगह पर पहुंच जाएगा और एंटीडोट भी हमारी फैक्ट्री में जल्द ही आ जाएगा। मिनिस्टर को छोड़ो, वो जो ऑपोजिट पार्टी का नेता है ना दयाल शंकर, उससे कांटेक्ट करो, उसे पैसों का लालच दो, वो ये काम जरूर करेगा। उसे भी तो अपनी पकड़ मजबूत करनी है, उसको किसी न किसी की जरूरत है, तो हम ही क्यों न उसकी मदद करें। ये कहकर केके शैतानी हंसी हंसने लगता है। केके की बात पर कबीर भी सहमत होता है। वो खुशी के साथ केके से कह रहा है, केके बात तुम्हारी सही है, अब ऐसा ही होगा, तो अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही अच्छी खबर तुमको मिल जाएगी। इतना कहकर कबीर वहां से निकल जाता है। मेहरा विला। श्रेया इस वक्त अपने रूम में बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, तभी उसको सामने वाले विला में कुछ हलचल दिखी। वो विला किसी और का नहीं बल्कि अर्धना कपूर का था, जो कि पिछली जन्म में श्रेया की सोतली माँ थी। श्रेया तो केके के चक्कर में उन तीनों को भूल ही गई थी। वो तीनों और कोई नहीं, रिया, राज और आराधना थे, जिनसे उसको अपनी मौत का बदला लेना था।
कपूर विला में कोई हलचल देखकर श्रेया अपनी पावर का इस्तेमाल करके अदृश्य हो जाती है। वो कपूर विला में हॉल में जाके सिंगल सोफे की चेयर पर बैठ जाती है और अपने सामने चल रही तमाशा को देख रही थी। उसके सामने राज, रिया और आराधना किसी बात पर लड़ रहे थे। आराधना रिया से कहती है, रिया तुमको मैंने वो बोतल अच्छे से रखने के लिए कही थी ना, तो कहाँ पर है वो अभी, तुमको पता है ना उसमें क्या है। अगर किसी के हाथ में गलती से भी लगी और उसने अगर उस बोतल का ढक्कन खोल दिया तो जानती हो ना क्या होगा। लॉस एंजलिस में जो हुआ वो भूल गई हो क्या। अपनी सास को इतना हाइपर होते देख राज उनसे कहता है, मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, वो बोतल यही कहीं पर होगी। और माना कि गलती रिया की है पर आपकी भी उतनी ही है। गुरुदेव ने कहा था ना कि हम उस बोतल को नदी के बीचों बीच फेंक देते हैं, पर नहीं, आपको ही उसे यह इंडिया लाना था, तो अब क्या कर सकती है। आराधना पहले ही वो बोतल गुम होने के कारण परेशान थी। राज की बात ने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। वो गुस्से आग बबूला होकर राज से कहता है, तो तुम अब रिया की तरफदारी कर रहे हो। एक तो गलती कर दी, ऊपर से मुझे ही जिम्मेदार समझ रहे हो। पता है ना गुरुदेव ने क्या कहा था, हम उस बोतल को अगर वहां की नदी नहीं फेंकते तो कुछ समाधान नहीं होता इस समस्या का। हम उसको इंडिया में ही गंगा रिवर में विसर्जित करना था, इसलिए तो ये लेके आए थे, पर अब मिल ही नहीं रही है। अपनी मॉम को इतना गुस्सा होता देख रिया उनको शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स मॉम, आप पहले शांत हो जाओ। इतना गुस्सा अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी आपके, मेरे और राज के गले में गुरुदेव का दिया हुआ रक्षा सूत्र है ना, तब तक हमको कुछ नहीं हो सकता। और रही उस बोतल की बात तो वो यही कहीं होगी, डोंट वरी, जल्दी ही हम उसको ढूंढ लेंगे। अपनी बेटी की बातों से आराधना थोड़ी शांत हो गई थी, पर अभी उसको डर लग रहा था। वो कैसे भी करके उस बोतल को आपको सामने देखना चाहती थी। श्रेया उन्हीं के बीच बैठ के उनकी बातें सुन रही थी, जिसको सुन के उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो खुद से ही कहती है, वो बोतल तो अब तुम तीनों भूल ही जाओ, अब देखो आगे क्या होता है। वो तीनों ही कोई उनके बीच में बैठ के उनकी सारी बातें सुन रहा है, इससे बेखबर खुद में ही लगे हुए थे। रिया अपनी मॉम को शांत करके कहती है, मॉम, अब जब केके ने इस कपूर इंडस्ट्री को संभाल लिया है तो अब मैं अपने मॉडलिंग करियर पर ध्यान दे सकती हूँ। वैसे भी हमारी जो सिंघानिया ग्रुप से को डील हुई थी वो तो अब पूरी हो चुकी है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। अब मैं कंपनी में ध्यान नहीं दे पाएंगी, राज और केके सब संभाल लेंगे। उसकी बात पर आराधना भी अपनी सहमति दे देती है और राज को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसे कंपनी से अर्जेंट कॉल आ जाता है तो राज वहां से कंपनी चला जाता है। रिया और आराधना भी उसके जाने के बाद अपने अपने रूम में चली जाती हैं। श्रेया उनके जाने के बाद कपूर विला को अच्छे से स्कैन करती है। उसके बाद वो कपूर विला के हर एक कोने में सीक्रेट कमरे लगा लेती हैं, जो कि छुपे हुए थे, किसी के भी नज़र में न आए। थोड़ी ही समय में श्रेया ने पूरे कपूर विला में कैमरे फिक्स कर दिए थे। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। डिनर टाइम हो गया था, वो अपने डैड के साथ डिनर करती है। उसके बाद दोनों ही हाल में बैठे थे, तभी उसकी मॉम आ जाती हैं, तो वो मॉम से कुछ बातें कर मेहरा विला से बाहर चली जाती हैं। श्रेया थोड़ी ही समय में अपने सीक्रेट पैलेस पर थी, जगह पर किसी को भी अब माना था। उस पैलेस के 100 किलोमीटर के आसपास की जगह पर हाई सिक्योरिटी लगी हुई थी। वहां पर बिना परमिशन किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वहां पर हर एक कदम पर हटे कट्टे बॉडीगार्ड हाथ में AK-47 लेके खड़े थे। साथ में उस पैलेस के ऊपर से कोई भी आसमान से जा नहीं सकते थे। वहां पर अलग ही तरह के रेस का जाल बिछाया था। श्रेया के परमिशन की बगैर उसके उस पैलेस के अंदर और उसके पैलेस के ऊपर कोई भी जा नहीं सकता था। रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। अगर कोई गलती से भी पैलेस के ऊपर के एरिया में आ जाए तो वो कुछ ही पल में एक ब्लास्ट के साथ मिट्टी में मिल जाता था। श्रेया अपने पैलेस में बने एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने लैब नहीं थी, जिसने हर एक लेटेस्ट इक्विपमेंट थे ये का कुछ महीने पहले ही रेडी करवा दी थी। और ये पैलेस भी श्रेया के लिए ये करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। अपने पावर के इस्तेमाल से वो आसानी कर सकती थी, पर उसकी भी लिमिट थी। वैसे हर एक चीज की लिमिट होती ही है। श्रेया उस कब में एंटर करती है, वो सिर से लेके पैर तक ढकी हुई थी। उसने लैब का सेफ्टी यूनिफॉर्म पहना था। उस लैब में इस वक्त 10 लोग काम कर रहे थे, जो कि अपने काम में बेहद ही स्पेशलिस्ट थे। वो सभी श्रेया का ही इंतजार कर राज थे। जब उन लोगों ने श्रेया को कब में एंटर करते हुए देखा तो सब उसके पास आकर थोड़ी दूरी बना के खड़े हो गए थे। श्रेया के लैब में एंटर करने के बाद लैब का डोर अपने आप ही क्लाइज हो गया था। सेंसर लगे हुए थे उस लैब में हर जगह।
लैब का डोर भी स्पेशल कार्ड से ही खुलता था, वो भी कुछ ही सेकंड के लिए। श्रेया अपने सारे साइंटिस्ट को देखती गई जो कि अपने फील्ड में नंबर 1 पर थे, जो अब से उसके लिए काम करने वाले थे। श्रेया उन सबको वहां पर बने मीटिंग टेबल पर बैठने को कहती है और अपने साथ लाए हुए 2 बॉक्स उनके सामने करती है और उनको क्या करना है, कैसे करना है, उन बॉक्स में क्या है और उनके पास कितना टाइम है अपना काम करने के लिए, वो सब उनको बताती है। उनको अपना काम समझाकर वो उन गुड लक थम्स अप का चिन्ह विश करके वहां से चली जाती है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन। शिव सिंघानिया इस वक्त अपने केबिन में बैठ के डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। शिव महीने भर से अपने ऑफिस से दूर था, उसका बेहद सारा काम पेंडिंग पड़ा था, वो वही सब देख रहा था। कंपनी के काम और के ईशान को फेल करने के चक्कर में शिव का श्रेया से मिलना ही नहीं जो रहा था। दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे। शिव ने खुद को कैसे कंट्रोल किया था ये वही जानता था। शिव ने डिसाइड कर लिया था के का मिशन फेल करके वो श्रेया से मिलने जाने वाला था और श्रेया का बर्थडे भी जल्दी ही आने वाला था, इसलिए उसने उसको सरप्राइज प्लान किया था। शिव अपने काम में बिजी हो था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। वो पहले तो उसको इग्नोर कर काम करने लगता है, पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे, इसलिए इरिटेट होकर उस बेवना फ़ोन चेक किया तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी और जिस नो से इन्फॉर्मेशन आई थी उसे देख के शिव जल्दी से अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर चला गया। उसके केबिन से बाहर निकलते ही उस केबिन लॉक हो गया, ऑटोमेटिक लॉक और से सेंसर लगाया था। शिव जल्दी से अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपनी पर्सनल पार्किंग एरिया में आकर वहां पर खड़ी अपनी कार में बैठ गया जो कि पहले से ही तैयार थी। शिव ने अपने केबिन से निकलते वक्त अपने ड्राइवर और राघव को कॉल करके बताया था उन्हें अभी किसी जगह पर अर्जेंट जाना था, पर किस काम से ये नहीं बताया था, इसलिए राघव ड्राइवर के साइड में बैठ के शिव का इंतजार कर रहे थे। शिव के कार में बैठने के बाद वो कर वहां से सीधा रॉ के हेडक्वार्टर की तरफ चली जाती है। शिव और राघव हेडक्वार्टर पहुंचकर जल्दी से अपनी कार से निकलकर हेडक्वार्टर के बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। वो दोनों ही रॉ के चीफ के केबिन में जाते हैं, जहां पर चीफ और कुछ ऑफिसर उनका ही वेट कर राज थे। शिव ने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया था और राघव ने भी, जिससे उनको पहचानना नामुमकिन था। शिव कहीं जाके सीधा चीफ के सामने की चेयर पर बैठ जाता है। राघव उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। चीफ उनको देखकर उनसे कहे हैं, किंग शिव का रॉ का कोड नेम, हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि करण खुराना आज कोई इल्लीगल वेपन्स की डील करने वाला है। यही अच्छा मौका है, हम उसको रिमांड में ले सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुमको पहले ही सेंड कर दी है। उसको पकड़ने के बाद हम उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं और वैसे भी उसके सारे आदमी हमारे एजेंट के निशाने पर हैं। इतना कहकर वो शांत हो जाते हैं और शिव की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करता है। शिव काफी देर तक कुछ सोचता रहता है, फिर चीफ की तरफ देखकर कहता है, ठीक है टीम रेडी करो, रात को ठीक 12 बजे हम उस पर अटैक करेंगे। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। शिव को कुछ तो मिसिंग नजर आ रहा था, जैसे उससे कोई कड़ी छूट रही हो। वो उसी कसमोकस में कब अपनी कार के पास पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। कार में बैठ के वो ऑफिस न जाके कहीं और चला गया था। राघव उसके साथ नहीं था, वो रात के मिशन की तैयारी करने के लिए वही हेडक्वार्टर में ही था। श्रेया पैलेस से घर आ चुकी थी। वो इस वक्त मेहरा विला के हॉल में बैठ के अपने डैड और मॉम के साथ बातें कर रही थी। तभी वहां पर आराधना कपूर आ जाती हैं, जिसको देख के रणविजय और श्रेया का मूड बन जाता है। सिया जी आराधना को देख के खुश हो गई थी। उनको आराधना के बारे में कुछ नहीं पता था, उनके लिए तो वो बस उनकी कॉलेज फ्रेंड थी। आराधना की देख के श्रेया की मॉम उससे कहती है, अरे आराधना तुम यहाँ आयो ना, बैठो, रामू काका पानी लेके आना। सिया जी को बात पर आराधना अपने चेहरे पे फेक स्माइल लेके उससे कहती है, हाँ वो घर में बेहद बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। उसकी बात पर सिया जी कहती है, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, वैसे तुम्हारी बेटी और दामाद नहीं दिख रहे। आराधना कहती है, हाँ वो दोनों बाहर गए हैं काम से। तभी आराधना का ज्ञान रणविजय पर जाता है, क्योंकि वही बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। श्रेया तो उनको आता देख के ही वहां से निकल गई थी। आराधना सिया से कहती है, सिया ये कौन है। सिया उसकी बात पर उससे कहते हैं, वो हाँ मैं तो तुमको बताना ही भूल गई, ये मेरे हस्बैंड हैं रणविजय रॉय, जो अभी कुछ महीने पहले यहीं आए हैं, अमेरिका में थे। उनकी बात पर आराधना मुस्करा कर सर हिलाती है। वो रणविजय जी से कुछ कहने ही वाली होती है,
कि तभी रणविजय जी अपनी वाइफ से कहते हैं, सिया तुम अपनी फ्रेंड्स से बातें करो, मैं अपने रूम में जाता हूँ। इतना कहकर वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं जो उनको उनके कमरे में लेके जाता है। सिया जी भी उनकी बात पर उनसे कुछ नहीं कहती। वो जानती थी रणविजय को किसी से भी घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं था, तो वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। पर आराधना को उनका इग्नोर करना उसकी ईगो को चोट पहुंचाता है। पर वो सोया के सामने अपने इमोशन शो नहीं करती, वो वैसे ही सिया जी के साथ बातें करने लगती हैं। रात के 12 बजे शिव और उसकी टीम शहर के दूर एक सुनसान जगह पर बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। उस फैक्ट्री के आगे ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड हाथ में गन पकड़े पहरा दे रहे थे। शिव और उसकी टीम उनसे कुछ दूरी पर छिपकर बैठी थी। करण कपूर की गाड़ी कुछ ही देर में वहां पर आ जाती है। उसके साथ ही और भी 5 कार आ गई थी जो कि उसके बॉडीगार्ड की थी। वो अपनी कार से निकलकर उस फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है जहां पर पहले ही नामेश उसका इंतजार कर रहा था। शिव और उसकी टीम अनवर अटैक करने ही वाली थी कि तभी शिव के फोन पर किसी का मैसेज आया और उसने जो लिखा था उसे पढ़कर शिव अपने टीम को मिशन एबोर्ड हो गया है ये बताकर वहां से निकलने को कहता है। उसकी टीम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था डे से अचानक क्या हो गया, पर अपने बॉस की बात सुनकर वो सब वहां से निकल जाते हैं। शिव वहां से सीधा रॉ के हेडक्वार्टर में चला जाता है। वो इस वक्त रॉ के चीफ के आगे बैठा था। रात के 1 बजे थे, फिर भी चीफ अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था। जब वो शिव को देखता है तो वो उससे मिशन अबॉर्ट करने का कारण पूछता है। शिव उसको अपने मोबाइल में आया मैसेज दिखता है जिसे पढ़कर उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगती है। वो शिव से कहते हैं, क्या तुमको पूरा विश्वास है कि जिसने भी तुमको ये मैसेज किया है वो सच है? किसी की कोई चाल भी तो हो सकती है। जिस पर शिव उनसे कहता है, आज तक इस नंबर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है सारी सही ही है। इसकी बदौलत हमने के को उस क्लब में ट्रैप किया था। उसके प्लान के बारे में हमको पता लगाने में ये जो भी है इसका बेहद बड़ा हाथ है। इसने ही जेनिफर और करण खुराना के बारे में बताया जो कि एकदम सच है। चीफ कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? शिव कहता है, हम में से कोई एक गद्दार है, पहले उसको ढूंढना होगा। वैसे भी हमने के को कुछ काम ही समझा था, वो हमसे एक कदम आगे ही है। उसको पता चला चुका था कि हमने उसके अंदर ट्रैकर फीड किया है। चीफ कहता है, लेकिन किंग वो ट्रैकर तो किसी भी मशीन में ट्रैक नहीं हो सकता, तो उसको इस बारे में कैसे पता चला? जिस पर शिव कहता है, उसका आदमी हमारे बीच में ही, पहले उसको ढूंढो, उसी ने ये इन्फॉर्मेशन उसको दी है। अब हमको आगे जो भी करना है बड़ी ही सावधानी से करना है। वैसे भी आपको याद है जब के इंडिया आया था तब हमने कुछ घंटों के लिए उससे कांटेक्ट को दिया था, पर बाद में अचानक उसकी लोकेशन हमको पता चली। और ऐसा इन कुछ दिनों में 2-3 बार हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये जो हमारे सामने कारण कपूर बनकर घूम रहा है ये डुप्लीकेट है। असली के तो बिल में छुप कर बैठे, उसको उस बिल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो तब तक उस बिल से बाहर नहीं आएगा जब तक वायरस और एंटीडोट इंडिया नहीं आ जाता, और उसमें अभी 3 दिन बाकी है। कैसे भी करके उसको उसके बिल से बाहर निकलना होगा। इस पर चीफ कहते हैं, कैसे? पर हम उसको कैसे बाहर निकलेंगे? वो तो कहीं गायब ही हो गया है इंडिया आने के बाद। चीफ की बात सुनकर शिव कहता है, ये मैं देख लूंगा, आप गद्दार को ढूंढो, मैं आपको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूंगा, बट बी केयरफुल, पहले गद्दार को ढूंढो। शिव थोड़ी देर चीफ के साथ कुछ डिस्कस करके वहां से सिंघानिया विला चला जाता है जहां पर पहले ही राघव और राहुल उसका वेट कर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड इन अ नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.